नमस्कार साथियों। टीम सी से बाड़मेर और गुरु चेला पब्लिकेशन के द्वारा एक श्रृंखला शुरू की जा रही। वैसे आपको पहले निःशुल्क पीडीएफ के रूप में एक बुक्स करवाई थी, राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति, और वो बुक्स बनाई गई थी आरबीएससी क्लास 6 से 10 तक। 6 से 10 तक बढ़ने वाले सारे संभावित प्रश्न उसमें शामिल किए गए थे, और अधीनस्थ बोर्ड की जितने भी एग्जाम हुए उसमें इतिहास और कला संस्कृति के जो प्रश्न है वो इस पीडीएफ से 112 पेज की पीडीएफ थी मात्र, जिसको आपको निःशुल्क टेलीग्राम के माध्यम से उपलब्ध करवाया था। लगभग उसमें 2000 के करीब प्रश्न। उन प्रश्नों से बाहर अधीनस्थ बोर्ड का सवाल नहीं गया है, केवल वो ही सवाल गए हैं जो इस बुक्स में टॉपिक नहीं है। एक तो आपको याद रखना है हस्तकला टॉपिक है, वो इसमें ठीक ठाक नहीं दे रखा है, और एक टॉपिक है वाद्य यंत्र कला संस्कृति के। इन दो टॉपिक को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे प्रश्न इस पीडीएफ से ही कवर हुए हैं। आप एक एक प्रश्न को चेक कर सकते हो। तो उसी श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि इसी पीडीएफ को यूट्यूब के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाए व्याख्यानवार, ताकि आगामी जो भर्ती है महा मैराथन 50,000 की जो भर्ती है नैया पार लग जाएगी। महत्वपूर्ण पार्ट जो है वो पढ़ने के साथ साथ में थोड़ा जीके देख लें। बाकी ये लंबा चौड़ा डिटेल से पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं, कि बिल्कुल सामान्य सिंपल से सवाल पूछे जाते हैं। तो उस आरबीएससी क्लास 10 में एक महत्वपूर्ण यूनिट से हम शुरुआत करें। क्लास 10 की यूनिट 10, और उस वो है प्रमुख पर्यटक स्थल। लाइन टू लाइन जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते थे सारे के सारे इसमें प्रश्न शामिल किए गए, तो ज्यादा व्याख्या की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लाइन टू लाइन प्रश्न बन रखे हैं। बूंदी की चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था, ये सवाल पूछा गया है। बूंदी में एक दुर्ग है तारागढ़। आपको ध्यान होगा कि तारागढ़ नाम के दुर्ग राजस्थान में दो जगह है, एक तो है अजमेर में और एक है बूंदी। तारागढ़ नाम का जो दुर्ग बूंदी में है, इसमें चित्र कला से संबंधित हम बात करें तो एक तो चित्रशाला और एक है रंगमहल। सवाल ये पूछा गया है कि बूंदी की चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था। बूंदी की चित्रशाला का निर्माण उमेद सिंह ने करवाया था, और रंगमहल का निर्माण शत्रुसाल ने करवाया था। तो याद रखिएगा, सवाल पूछा जा रहा है कि बूंदी की चित्रशाला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, और ये निर्माण कार्य करवाया था उमेद सिंह ने। और जो पहला ऑप्शन दे रखा है शत्रुसाल, और शत्रुसाल ने निर्माण करवाया था रंगमहल। ये दोनों भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है और बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। दूसरा सवाल पूछा गया है क्वीन स्टेप वेल। स्टेप वेल, स्टेप का मतलब है सीढ़ी और वेल का मतलब होता है कुआं। स्टेप वेल का मतलब है बावड़ी। क्वीन, सवाल पूछा जा रहा है क्वीन है रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है, क्योंकि बावड़ियों का जो शहर है वो बूंदी है, और पूछा जा रहा है कि रानी जी की बावड़ी बूंदी में। याद रखिएगा, रानी जी की बावड़ी बूंदी में। इसी प्रश्न का जो अगला प्रश्न होगा वो इसी की व्याख्या के रूप में होगा, तो आपको डिटेल से व्याख्या की भी आवश्यकता नहीं। याद रखिएगा, जैसे बावड़ी की परिभाषा भी पूछे तो सीढ़ीदार कुआं कह सकते हो, जिसमें 2 या 3 तरफ से अंदर जाने के लिए सीढ़ियां होती है। रानी जी की बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी। प्रश्न में लाइन टू लाइन जो प्रश्न थे वो सारे के सारे इसमें शामिल किए गए हैं। तो कब रानी जी की बावड़ी का निर्माण कब हुआ, 1699 ईस्वी, और निर्माता थे अनिरुद्ध सिंह। वैसे रानी का नाम आएगा, और अनिरुद्ध सिंह की जो रानी थी उनका नाम था नाथावती। निर्माता है नाथावती। याद रखिएगा, रानी जी की बावड़ी बूंदी में है, निर्माण 1699 ईस्वी, राजा का नाम अनिरुद्ध सिंह है, और निर्माता रानी की बात करें तो वो थी नाथावती। और इस द्वार पर हाथियों की भी प्रतिमा है। तो रानी जी की बावड़ी प्रसिद्ध एक बावड़ी है, क्योंकि बावड़ियों का जो शहर है वो बूंदी है। कीर्ति स्तंभ कितने मंजिला है। वैसे इस प्रश्न को आप गौर से पढ़ेंगे तो ये है जैन कीर्ति स्तंभ। हम बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग की, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 2 स्मारक बने हुए हैं। एक का नाम है जैन कीर्ति स्तंभ, और एक है कीर्ति यानी कि विजय स्तंभ। ये दोनों चित्तौड़गढ़ में निर्मित है, लेकिन दोनों दूरी पर हैं। जैन कीर्ति स्तंभ ये
13वीं सदी की संरचना है, और कीर्ति स्तंभ यानी विजय स्तंभ ये 15वीं सदी की संरचना है। जैन कीर्ति स्तंभ जो है वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी को समर्पित है, और जो विजय स्तंभ है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। दोनों चित्तौड़गढ़ में है, लेकिन दोनों अलग अलग संरचनाएं, इमारतें, याद रखिएगा। कीर्ति स्तंभ कितने मंजिला है? ये 6 मंजिला है। कीर्ति स्तंभ पर जो अभिलेख लगा हुआ है और आरबीएसई बुक्स के अनुसार कीर्ति स्तंभ 6 मंजिला है, और विजय स्तंभ की बात करें तो विजय स्तंभ 9 मंजिला है। कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? पहला ऑप्शन दे रखा है जीजा बघेलवाल, पुण्य सिंह, अत्री और शंभू। तो इसका उत्तर होगा जीजा बघेलवाल और पुण्य सिंह, ऑप्शन नंबर 1 और 2 ये उत्तर। इस टाइप के प्रश्न बनते हैं लाइन टू लाइन, तो आप गौर से देखिएगा। किस गढ़ के लिए, गढ़ यानी दुर्ग, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेश जाए तो वो इस गढ़ को चुनेंगे, कि पूरे राजस्थान में मुझे एक गढ़ की पेशकश की जाए तो मैं कौन सा चुनूंगा? तो वो बात है, इन्होंने कहा था कि भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है ये चित्तौड़गढ़ में है, और इस दुर्ग का जो निर्माण है भैंसा शाह और अरोड़ा नामक 2 व्यापारी मित्रों ने करवाया था। भैंसा अरोड़ा, वैसे तो यूं कहे तो भैंस अरोड़ा एक ही होता, लेकिन इन दोनों के नाम है, एक भैंसा शाह और एक अरोड़ा नामक 2 मित्र थे। और ये जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है ये चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित, चंबल और बामनी। अगला प्रश्न देखें, उल्लास की देवी का मंदिर कहाँ है? बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन शब्द थोड़ा सा नया है कि उल्लास की देवी का मंदिर कहाँ है। उल्लास का मतलब होता हर्ष, हर्षद माता का मंदिर पूछा जा रहा है। अब आप बता सकते हो उल्लास की देवी से सीधा याद नहीं आए तो ये हर्षद माता है, और हर्षद माता का जो मंदिर है वो आपके है आबानेरी, आबानेरी दोसा, आबानेरी दोसा। और ये गुर्जर प्रत्यार कालीन संरचना है, गुर्जर प्रत्यार कालीन वैभव है आबानेरी दोसा, हर्षद माता मंदिर, चांद बावड़ी। वन विहार अभ्यारण्य किस जिले में है? बूंदी, भरतपुर, जयपुर, धौलपुर। वन विहार धौलपुर में है। अधीनस्थ बोर्ड में यदि आप पेपर दे रहे हो तो उसमें एक सीधी बात आपको ध्यान में रखनी है, प्रश्न हार्ड कभी नहीं आते हैं, प्रश्न सरल ही आएंगे। और सरल में फिर जिम्मेदारी आपकी ये बढ़ जाती है कि जितने प्रश्न सरल होंगे गलतियां ज्यादा होने की संभावना रहती है। अधीनस्थ बोर्ड आपसे ये चाहता है कि जैसे कला और संस्कृति के 10 सवाल आए, अब सरल है इसका मतलब कि 10 सवाल में से एक भी गलत नहीं हो, तब बात है कि पेपर सरल था। 1-2 भी गलत है तो फिर मार पड़ेगी इस पेपर में। सूर्यवंशीय साम्राज्य के 24वें राजा मुचुकुंद के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन एवं पवित्र स्थल के जिले में, मुचुकुंद जैसा नाम सुना होगा जैसे मचकुंड, मुचुकुंद जैसे मिलता जुलता नाम है, तो मचकुंड आपको पता है कहाँ है? धौलपुर में है। और इसे तीर्थों का भांजा कहा जाता है, हो जाएगा धौलपुर। मुचुकुंद द्वारा निर्मित जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है मचकुंड के नाम से, वो धौलपुर जिले में है। किस स्थान पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती? 5 जगह से खंडित शिवलिंग की जो पूजा है वो बेणेश्वर धाम में की जाती है। बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर, 3 नदियों का संगम स्थल है यहाँ पर, सोम, माही एवं जखम। और ये जो स्थल है इस स्थल की स्थापना संत मावजी के द्वारा की जाती है। बेणेश्वर धाम, संत मावजी। ये आदिवासियों का कुंभ कह सकते हो, आदिवासियों का सबसे जो बड़ा मेला है बेणेश्वर धाम। यहाँ 5 जगह से खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, सोम, माही और जखम नदियों के संगम पर है ये। सैयद फखरुद्दीन की मजार कहाँ स्थित है? एक तो ध्यान रखिएगा, सैयद फखरुद्दीन की मजार को एक और नाम से जाना जाता है, मजार ए फकरी। ये भी पूछा गया बोर्ड द्वारा। मजार ए फकरी के नाम से प्रसिद्ध सैयद फखरुद्दीन की जो मजार है
वो गलियाकोट डूंगरपुर में है। और ये जो गलियाकोट डूंगरपुर है ये दाऊदी बोहरा समुदाय, दाऊदी बोहरा समुदाय का ये एक प्रसिद्ध स्थल है। सैयद फकरुद्दीन यानी मजार ए फकरी के नाम से ये प्रसिद्ध है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है गलियाकोट डूंगरपुर। और ये जो गलियाकोट स्थल है, इसके अलावा बात करें तो ये रमकड़ा उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। और यहाँ पत्थर के खिलौने बनते हैं। पत्थर के खिलौनों के लिए और दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र गलियाकोट डूंगरपुर जिले में। बिल्कुल सिंपल से प्रश्न आते हैं, लेकिन कम से कम गलती हो तो ही सिंपल है, नहीं तो एक दो भी गलत है तो फिर नुकसान होगा। श्रीनाथ जी एवं विजय राज राजेश्वर, वैसे श्रीनाथ जी के मंदिर तो अलग अलग है, लेकिन इसके साथ में दे रखा है विजय राज राजेश्वर मंदिर के झील के किनारे हैं तालाबसाई झील। तालाबसाई झील तो धौलपुर में है। गैप सागर ये है डूंगरपुर में। खाना सागर अजमेर में है। तो याद रखिएगा श्रीनाथ जी और विजय राज राजेश्वर का जो मंदिर है कौन सी झील के किनारे है। प्रश्न को देखने से पहले थोड़ा दिमाग में भी आना चाहिए उत्तर क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा इसका उत्तर है गैप सागर झील डूंगरपुर। अगला सवाल आया है, जयपुर शहर में होने वाले मेले त्योहार और जुलूस को महारानियों महल के अंदर बैठकर देखने के उद्देश्य से निर्मित महल कौन सा था। क्योंकि राजघरानों की जो परंपराएं थी कि महारानियां एक स्थान से शहर के नज़ारे तीज त्योहारों को देख सके, उस उद्देश्य से इसका निर्माण करवाया गया था। अब ऑप्शन सारे नजदीकी दे रखे हैं। पहला जंतर मंतर, ये भी जयपुर में है। हवा महल भी जयपुर में है। मुबारक महल वैसे तो दो जगह है, एक टोंक में है और एक जयपुर में। नाहरगढ़ दुर्ग ये जयपुर शहर से थोड़ा सा दूर भी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है हवा महल, क्योंकि हवा महल में 953 खिड़कियां और झरोखे हैं। ये खिड़कियां और झरोखे वैसे हवा आने के लिए नहीं बनाए गए, ये महारानियां इन झरोखों से शहर के नज़ारे तीज त्योहारों को देख सके इसलिए बनाया गया था। 953 खिड़कियां और झरोखे हवा महल में। और इसका निर्माण 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था। और इसके वास्तुकार थे लालचंद उस्ता। वैसे उस्ता नाम आता है तो सीधा दिमाग जाता है कि उस्ता कला बीकानेर, लेकिन लालचंद उस्ता का संबंध उस्ता कला से ना होकर ये हवा महल के वास्तुकार थे। अब जैसे इसमें तीसरा ऑप्शन दे रखा मुबारक महल, इसके बारे में भी आप देख लें। मुबारक महल दो जगह है। पहला मुबारक महल है जयपुर में और एक मुबारक महल है टोंक में। सवाल दोनों अलग अलग बनते हैं। सवाल आए कि मेहमान नवाजी के लिए निर्मित मुबारक महल, मेहमान नवाजी के लिए निर्मित मुबारक महल कहाँ पर है, तो उत्तर होगा जयपुर। और इसके अलावा एक मुबारक महल टोंक में भी है, जहाँ पहले ऊंट कुर्बानी दी जाती थी। ऊंट को राज्य पशु घोषित करने के बाद ये परंपरा बंद हो गई है, लेकिन मुबारक महल दो जगह, एक जयपुर में है और एक टोंक में। विश्व धरोहर सूची में शामिल कछवाओं की राजधानी आमेर महलों का निर्माण किसने करवाया था। आमेर महलों की यदि हम बात करें तो इनका निर्माण जो है वो मान सिंह प्रथम ऑप्शन के हिसाब से सेट होगा। मान सिंह प्रथम ने निर्माण करवाया था। तो सीधा इतना याद रखिए आपकी आमेर महलों का निर्माण किसने करवाया था। और वैसे आमेर को बात करें, आमेर को जो राजधानी बनाई थी कछवाओं की वो बनाई थी 1207 में कोकिल देव के द्वारा। कोकिल देव। हवा महल निर्मित है, इस टाइप के प्रश्न है। जब आप इस बुक्स को पढ़ते हो तो इस प्रकार की लाइनें आपकी नज़र में नहीं आती। स्टूडेंट सामान्य रूप से गलती ये करते हैं कि पढ़ने की आदत ये होती है कि जहाँ कोई स्थान लिखा होगा या कोई सन लिखा होगा वहाँ रुकेंगे। इस टाइप की लाइनें लिखिए तो वहाँ रुकते ही नहीं है, सीधे निकल जाते हैं और प्रश्न इस टाइप के बनते हैं कि हवा महल निर्मित है काला संगमरमर, सफेद संगमरमर, बलुआ पत्थर या पीला संगमरमर। ये इस टाइप का प्रश्न है, गौर से देखें इसको आप। हवा महल निर्मित है बलुआ पत्थर। आज तक के जो प्रश्न पूछे अधीनस्थ बोर्ड ने ऐसे कम से कम 10 बार ऐसे प्रश्न पूछे हैं, जिसमें विजय स्तंभ का पूछा है, हवा महल का पूछा है, गोविंद देव जी मंदिर का पूछा है।
अलग अलग पूछे कि किस प्रकार के पत्थरों से निर्मित है, तो ये बलुआ पत्थरों से निर्मित, याद रखिएगा। 953 खिड़कियां और झरोखे, और हवा महल ये 5 मंजिला है। 5 मंजिल भी कई बार पूछी गई, इसको भी गौर से आप देखें। पहली जो मंजिल है उसका नाम है सरद, जैसे बोल सकते हो प्रताप मंदिर, मंजिल को मंदिर नाम दिया गया। दूसरा है रतन मंदिर। तीसरी है विचित्र मंदिर। चौथी है प्रकाश मंदिर। और हवा सबसे ऊपर आएगी, ये याद रखिएगा। 5वीं जो मंजिल है हवा मंदिर। सर विचित्र प्रकाश हवा 5 मंजिला है, और ये क्रम से पूछा जाता है। पहली जो मंजिल उसका नाम है सरद है, और निर्माता सवाई प्रताप सिंह थे। इनका इन्हीं के नाम पर पहली मंजिल का नाम रखा गया प्रताप मंदिर। अधीनस्थ बोर्ड ने यह भी पूछा है, सरद मंदिर जब ऑप्शन में नहीं हो तो याद रखिएगा इसका दूसरा नाम है प्रताप मंदिर। सरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा, सबसे ऊपर हवा आएगी, ये बात आप याद रखें। माधवेंद्र पैलेस स्थित है। आपको ध्यान में होगा एक दुर्ग है जिसका नाम है नाहरगढ़, और ये जयपुर में है। इस दुर्ग का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। नाहरगढ़ दुर्ग के जिले में प्रश्न इस टाइप के भी बन सकते हैं। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर जिले में, निर्माता थे सवाई जय सिंह, और निर्माण का उद्देश्य पूछा गया है मराठाओं को रोकने के लिए मराठाओं का मुकाबला किस प्रकार किया जाए, इसको ध्यान में रखते हुए नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। याद ये कर लें कि मराठाओं को रोकने के लिए रास्ते में नार को बांध दिया था। वैसे नार कोई विशेष किसी जीव का नाम नहीं है, सामान्य मारवाड़ी में कहा जाता है किसी जो जानवर पशुओं को मार दे, इस प्रकार के जानवर का नाम नाहर दिया गया है। तो मराठाओं को रोकने के लिए जिस दुर्ग का निर्माण करवाया गया वो था नाहरगढ़। निर्माता सवाई जय सिंह है। अब बात इसी की करें, इस नाहरगढ़ दुर्ग में सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे। इस कारण ये जो नाहरगढ़ दुर्ग है इसे महलों का दुर्ग कहा जाता है। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि माधवेंद्र पैलेस कहाँ है। इन 9 महलों के अलावा एक और ये जो महल है माधवेंद्र पैलेस, ये नाहरगढ़ दुर्ग है, और नाहरगढ़ है जयपुर में। और नाहरगढ़ का निर्माण मराठाओं को रोकने के लिए किया है। और ये जो नाहरगढ़ दुर्ग है, इसी नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी में जयपुर के राजाओं की छतरियां हैं, जिसे गेटौर की छतरियां बोलते हैं। जयपुर के राजाओं की जो छतरियां वो गेटौर की छतरियां कहलाती है। और ये नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी में बोर्ड द्वारा इस टाइप का ये प्रश्न पूछा है कि कौन से दुर्ग की तलहटी में जयपुर के राजाओं की छतरियां हैं। सवाई जयसिंह द्वारा 1734 में मराठाओं से सुरक्षा हेतु बनाया गया दुर्ग कौन सा है। मराठाओं को रोकने के लिए नार, रास्ते में नार बांध दिया था कि ताकि मराठा डर कर आए नहीं, रुक जाए। अल्बर्ट हॉल सेंट्रल म्यूजियम के संबंध में कथन, अल्बर्ट हॉल के बारे में सत्य कथन बताइए। इसकी नींव 1876 में प्रिंस अल्बर्ट 1876 में प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर इसकी नींव रखी गई थी, प्रिंस अल्बर्ट। और नींव रखी थी प्रिंस ऑफ वेल्स, वेल्स यानी प्रिंस के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी 1876 में। और इसका जो डिजाइनर था वो स्वीटन जैकब है। दूसरा कथन। तीसरा है कि ये इंडो सौरसैनिक स्थापत्य शैली का उदाहरण है, ये भी ठीक है। यहाँ जयपुर, कोटा, बूंदी, किशनगढ़ या उदयपुर शैली के चित्रों का संग्रहालय है। इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किन किन स्थानों की चित्रों का संग्रहालय है। जयपुर, कोटा, बूंदी, किशनगढ़ और उदयपुर। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों कथन सही है। वैसे एक बात और आप इस पर गौर करें कि अल्बर्ट जो हॉल है, इस अल्बर्ट हॉल का जो निर्माण है वो सवाई राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। लेकिन इस अल्बर्ट हॉल का जो उद्घाटन है वो उद्घाटन सवाई माधो सिंह द्वितीय के समय हुआ था।
सवाई माधो सिंह सेकंड के समय। दोनों सवाल पूछे गए हैं कि अल्बर्ट हॉल का जो निर्माण कार्य है वो किसने प्रारंभ करवाया था? वो करवाया था राम सिंह सेकंड के द्वारा, और जो उद्घाटन होता है वो होता है माधो सिंह सेकंड के समय। और ये राज्य का पहला राजकीय संग्रहालय यानी म्यूजियम है, ये भी बोर्ड द्वारा ही पूछा गया है कि राज्य का पहला राजकीय म्यूजियम संग्रहालय है वो अल्बर्ट हॉल है। निर्माता थे सवाई राम सिंह, और आम जनता के लिए जब इसे खोला गया विधिवत जो उद्घाटन हुआ वो हुआ है माधो सिंह द्वितीय के समय। यस। 60 फीट ऊंची ईसर लाट का निर्माण किसने करवाया था? ईश्वरी सिंह ने। और कब करवाया था? बात यह है कि आमेर जयपुर के राजाओं की बात करें, सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह के बाद उत्तराधिकार को राज सिंहासन को लेकर इनके दो पुत्र ईश्वरी सिंह और माधो सिंह ये आपस में झगड़ते हैं। ईश्वर सिंह झगड़ते हैं क्योंकि ये सवाई जय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे, और माधो सिंह झगड़ते हैं क्योंकि देबारी समझौते के तहत को राजा बनाने का तय हो चुका था। सवाई जय सिंह के बाद ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य दो युद्ध लड़े जाते हैं, एक राजमहल और दूसरा बगरू। राजमहल और बगरू। राजमहल का युद्ध जीतने के बाद ईश्वरी सिंह ने जयपुर में ईसर लाट का निर्माण करवाया था, या इसको आप सरगासूली बोल सकते हो, ईसर लाट या सरगासूली। इसके लिए एक नया नाम और दिया जा सकता है, स्वर्ग भेदी मीनार। स्वर्ग भेदी मीनार कहो, सरगासूली कहो या ईसर लाट कहो, इसका निर्माण सवाई ईश्वरी सिंह ने 1749 में करवाया था। राजमहल का युद्ध जीतने के बाद ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य यदि युद्धों की बात करें तो दो महत्वपूर्ण युद्ध, एक राजमहल और एक बगरू। राजमहल और बगरू दो युद्ध लड़े गए थे। गोविंद देव जी मंदिर जयपुर। एक तो विशेष बात याद रखिएगा, जयपुर के जो कछुआ राजा है, कछुआ राजा गोविंद देव जी के दीवान के रूप में शासन करते थे। जैसे कि मेवाड़ के जो गोहिल है वो एकलिंग जी के दीवान के रूप में शासन करते हैं, और जयपुर के कछुआ गोविंद देव जी के दीवान के रूप में शासन करते हैं, अपना आराध्य देव मानते हैं। गोविंद देव जी मंदिर जयपुर जहाँ 7 झांकियों के माध्यम से दर्शन करवाए जाते हैं, का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर का जो गोविंद देव जी मंदिर है उसका निर्माण करवाया था जय सिंह सेकंड। जय सिंह सेकंड का मतलब ये सवाई जय सिंह है, सवाई जय सिंह। तणु राव द्वारा निर्मित तनोट माता का मंदिर कहाँ पर है? तनोट माता कहो या इन्हें रुमाली माता कह सकते हो, ये सब के जवानों की आराध्य देवी है तनोट माता। और तनोट माता का जो मंदिर है वो तनोट जैसलमेर में है, लगभग 120 किलोमीटर दूर। इस टाइप के भी प्रश्न आए कई बार, ये जैसलमेर से लगभग 120 किलोमीटर दूर तनोट में है। तणु राव ने इसका निर्माण करवाया था, और तनोट भाटियों की राजधानी भी रही थी। जैसे भाटियों की पहली जो राजधानी थी वो थी भटनेर, राजा भट्टी। दूसरी महत्वपूर्ण राजधानी कहें तो वो थी तनोट, और तनोट राजधानी बनवाई थी मंगल राव ने। फिर राजधानी बनी थी लोदरवाह। महत्वपूर्ण राजधानियों की जैसे बात करें, लोदरवाह, देवराज, और फिर थी जैसलमेर, और इसका निर्माण करवाया था जैसल भाटी ने। तनोट में जो मंदिर है तनोट माता को वो तणु राव ने बनवाया था, लेकिन तनोट को भाटियों की राजधानी मंगल राव ने बनवाया। दोनों बातें आप याद रखें। बड़ा बाग। बड़ा बाग की छतरियां। बड़ा बाग शब्द आया, बड़ा बाग, तो याद रखें बड़ा जिला कौन सा है? बड़ा जिला जैसलमेर है, तो बड़ा बाग की छतरियां कहाँ होगी? जैसलमेर में। बड़ा बाग के अलावा जैसे देवी कुंड की पूछ जाए, देवी कुंड की छतरियां, बड़ा बाग जैसलमेर में है तो देवी कुंड की छतरियां बीकानेर में है। एक और बात आप नोट करें, यहाँ हाल ही में प्रश्न, व्यास की छतरी कहाँ पर है? व्यास की छतरी जैसलमेर में। विद्युत विभाग जेईन भर्ती में पूछा गया था ये प्रश्न। व्यास की छतरी जैसलमेर में, देवी कुंड की छतरियां बीकानेर के राठौड़ राजाओं की, और बड़ा बाग भाटी राजाओं की छतरियां हैं ये जैसलमेर में।
और इन बड़ा बाग की छतरियों में प्रारंभिक जो छतरी है उस छतरी का निर्माण जैसलमेर के भाटी राजा लूणकरण ने करवाया था, और वो छतरी है, पहला ऑप्शन दे रखा बैरी साल, जय सिंह द्वितीय, जवान सिंह, रतन सिंह सेकंड। याद रखिएगा, बड़ा बाग जैसलमेर के भाटी राजाओं की छतरियां, और उसमें पहली छतरी है जय सिंह सेकंड की छतरी। इस टाइप के ये जो प्रश्न है थोड़ा गौर से देख लें इनको। मलिक शाह की मस्जिद कहाँ पर है? एक तो इस बात पर आप गौर करें, जैसे एक शब्द आएगा कई बार आगे आएगा दरगाह, एक आएगा मस्जिद। दरगाह वो स्थान है जहाँ किसी सूफी संत समाधि हो, जहाँ दफनाया गया हो, वो स्थल दरगाह कहलाएगा। और मस्जिद जैसे हिंदुओं में मंदिर है वैसे इस्लाम में मस्जिद है, जहाँ पूजा आराधना या इबादत की जाती हो। धार्मिक पूजा स्थल है वो तो मस्जिद है, और ये है कब्र है। कब्र ऐसे व्यक्ति की जो पीर फकीर मौलवी संत हो, वो कब्र कहलाएगी दरगाह। और यही कब्र यदि किसी बादशाह की है तो वो मकबरा कहलाएगा। दरगाह और मकबरा दोनों कब्र ही है, लेकिन कब्र किस व्यक्ति की उस आधार पे नाम तय होते हैं। यदि कब्र किसी मौलवी पीर की है तो वो दरगाह कहलाएगी, और वो यदि किसी बादशाह की है तो वो मकबरा कहलाएगी। तो मलिक शाह की जो मस्जिद है, मलिक शाह की जो मस्जिद है वो जालोर में है, याद रखिएगा। और इसी जालोर दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलाई मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। मालवा के परमा राजा भोज द्वारा निर्मित सरस्वती कंठाभरण नाम की जो पाठशाला थी, उस पाठशाला को तोड़कर इसका निर्माण करवाया है अलाई मस्जिद। और इसके अलावा ये मलिक शाह की जो मस्जिद है ये भी जालोर दुर्ग में। भवानी नाट्यशाला 1921 स्थित है। भवानी नाट्यशाला राजा भवानी सिंह द्वारा निर्मित है। भवानी सिंह, भवानी नाट्यशाला और भवानी नाट्यशाला का संबंध झालावाड़ जिले से ही, याद रखिएगा। सिटी ऑफ बेल्स, बेल्स घंटियों का शहर, घंटियों का शहर कहलाता है। पहला अचलगढ़, तारागढ़, आमेर, याद रखें। सिटी ऑफ बेल्स यानी घंटियों का जो शहर है वो है झालरा पाटन झालावाड़। जैसे ये प्रश्न स्क्रीन पर आए तो अपने खुद प्रयास करें कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। 10वीं सदी में बना 17 फीट ऊंचा भगवान शिव को समर्पित, एक इस टाइप के भी बार बार सवाल पूछे जाते हैं आजकल। एक तो कि मंदिर किस या स्मारक जो है किस प्रकार के पत्थरों से बना हुआ, और दूसरा पूछा जाता है कि ये मंदिर किसको समर्पित है। और तीसरी एक टाइप आता है कि पुराना यदि कोई मंदिर है तो वर्तमान में किसकी मूर्ति और पहले किसकी मूर्ति थी। भगवान शिव को समर्पित मंदिर जो शहर का मनोहारी मंदिर है, जिसका शिखर कोणार्क सूर्य के समान प्रतीत होता है। जैसे पद्मनाभ, यानी ये वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है तो पद्मनाभ भी कहते हैं। और ये मंदिर है झालरा पाटन झालावाड़ में। झुंझुनू का हवा महल जो 1770 में बना था, कहाँ स्थित है? झुंझुनू के हवा महल के नाम से प्रसिद्ध हुआ है खेतड़ी का महल। खेतड़ी का महल झुंझुनू जिला, खेतड़ी जो स्थान है वो झुंझुनू जिला। स्वामी सरदानंद जी का आश्रम स्थित है जो नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। स्वामी सरदानंद जी का आश्रम बीकानेर, नागौर, चूकर। स्वामी सरदानंद जी का जो आश्रम है वो चूकर जिले में है। फटाफट इन प्रश्नों को जैसे आप स्पीड बढ़ा के भी देख लोगे तो केवल एक बार रिवीजन हो जाएगा। हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह, हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह झुंझुनू जिले में स्थित है। नेहरा पहाड़ स्थित है, गौर कीजिएगा भूगोल में भी पूछे तो चूरू, सीकर, नागौर। नेहरा पहाड़ स्थित है, ये नेहरा पहाड़ झुंझुनू जिले में स्थित है। नेहरा पहाड़, नेहरा पहाड़ स्थित है, नेहरा पहाड़ झुंझुनू। राजस्थान के ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध जसवंतथड़ा। पहली बात तो ये है कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? जसवंतथड़ा को। जसवंतथड़ा कहाँ पर है? जोधपुर में है। किसको समर्पित है? तो याद रखिएगा, जसवंतथड़ा का निर्माण सरदार सिंह ने करवाया था, और सरदार सिंह ने ये निर्माण इनके पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में करवाया था। निर्माता है सरदार सिंह,
किसकी याद में करवाया था? जसवंत सिंह सेकंड। सवाल पूछा जा रहा है किसको समर्पित है, तो समर्पित किसको होगा? जसवंत सिंह सेकंड को होगा। समर्पित है जसवंत सिंह सेकंड को। और सरदार सिंह है निर्माता। राजस्थान के ताजमहल के नाम से ये प्रसिद्ध है। रावण मंदिर कहाँ है जहाँ होली के दूसरे दिन रावण का मेला भरता है? रावण का जो ससुराल था वो था मांडव्यपुर। मांडव्यपुर यानी मंडोर। मंडोर जोधपुर, मंडोदरी। रावण का जो मंदिर है, रावण का जो ससुराल है वो मंडोर जोधपुर में मांडव्यपुर कह सकते हो। और ये जो मंडोर स्थान है, यहाँ राठौड़, मारवाड़ के राठौड़ राजाओं की प्राचीन छत्रियां हैं। इसके अलावा ये मंडोर गुर्जर प्रतिया राजाओं की प्रारंभिक राजधानी थी। इसके अलावा राठौड़ राजाओं की भी ये प्रारंभिक राजधानी है। महत्वपूर्ण राजधानियों में गुर्जर प्रतियारों की जो राजधानी है वो रज्जिल ने मंडोर को बनाया था, और राठौड़ों में चूड़ा। मंडोर। कैनवास के चित्र जैसी दिखने वाली कायलाना झील, कायलाना झील कौन से जिले में है? जयपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, जोधपुर। तो याद रखिएगा कायलाना जो झील है जोधपुर जिले में स्थित है। कंसुआ शिव मंदिर, गुप्तकालीन जो शिव मंदिर है उन शिव मंदिरों के लिए सवाल इस टाइप का पूछा जाए, गुप्तकालीन शैव मंदिरों के लिए, या अधिकांश जो गुप्तकालीन शैव मंदिर है कि जिले से ऑप्शन के हिसाब से होगा वैसे, तो कंसुआ का जो शिव मंदिर है वो होगा कोटा। इसके अलावा जैसे ज्ञापरनाथ शिव मंदिर, गरडिया का शिव मंदिर, ये कोटा में है। कंसुआ का शिव मंदिर कोटा। कोटा में जग मंदिर महल और किशोर सागर का निर्माण महाराव दुर्जन साल की रानी। पहली बात तो याद रखिएगा कोटा का जो जग मंदिर है, वैसे जो प्रसिद्ध जग मंदिर है वो उदयपुर में है। किशोर सागर का निर्माण दुर्जन साल की रानी ने करवाया था। राजकुंवरी, ब्रजकुंवरी, रूपकुंवरी, शोभाकुंवरी, बताइएगा इसको। दुर्जन साल की रानी, और वो रानी थी ब्रजकुंवरी। अभी हाल ही में ये पूछा गया है। जेईएन जो भर्ती है जून 2025 में जो पेपर है उसमें सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है, ब्रजकुंवरी। अबेड़ा महल, अबेड़ा महल, और एक है बनेड़ा। अबेड़ा कोटा में है और बनेड़ा भीलवाड़ा में। अबेड़ा महल कोटा, बनेड़ा दुर्ग भीलवाड़ा। हरिराम बाबा जोरडा का मेला भरता है। हरिराम बाबा जोरडा गांव नागौर, जहां सांप की बांबी पूजी जाती है। सांप की बांबी की पूजा होती है और ये मेला भरता है भाद्रपद महीने। हरिराम बाबा का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो जोरडा गांव नागौर में है। रणकपुर जैन मंदिर किसको समर्पित है? रणकपुर जैन मंदिर पाली में है। महाराणा कुंभा के समय निर्मित मंदिर है ये। और ये जो मंदिर है ये जैन धर्म के पहले जो तीर्थंकर है ऋषभ देव जी, या इन्हें आप कह सकते हो आदिनाथ जी, आदिनाथ जी को समर्पित है ये रणकपुर जैन मंदिर। जवाई बांध पाली में है और पाली में सुमेरपुर में। सुमेरपुर। जवाई बांध पाली का निर्माण किसने करवाया था? क्योंकि जो पाली है वो मारवाड़ रियासत का भाग था, मारवाड़ के महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था, और इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। टेम्पल ऑफ रेड्स बहुत सरल है, लेकिन एग्जाम का जो समय है, एग्जाम का जो दिन है, पढ़ाई के साथ साथ एक चीज और होती है वो है अपना समय। एग्जाम जो है जिस दिन हो रहा है वो दिन अपना होना जरूरी है, अपना दिन नहीं है तो पढ़ाई भी काम नहीं आती। कई बार किस्मत केवल इतनी ही काम करती है। एग्जाम हॉल में जो समय है 3 घंटे वो अपने अनुकूल रहे। टेम्पल ऑफ रेड्स एक बार तो लगेगा कि कभी सुना ही नहीं।
तो कई बार एग्जाम में लास्ट में जैसे 120 प्रश्न है आपके, तो 120 नंबर पे आए उस समय दिमाग नहीं चले, अगर ऐसा प्रश्न गलत हो जाए तो फिर बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। रेड यानी चूहे, चूहों का मंदिर कौन सा है? वो है करणी माता का मंदिर। करणी माता, देशनौक बीकानेर। चूहों की देवी कहा जाता है। करणी माता का जो जीवन काल है वो 151 वर्ष का है। जैसे 38 हो जाए। 151 वर्ष का जीवन काल है करणी माता का, और करणी माता को चूहों की देवी कहा जाता है। और प्रसिद्ध जो मंदिर है वो देशनौक बीकानेर में। देशनौक बीकानेर। सांख्य दर्शन की प्रणेता, प्रश्न में भी प्रश्न है, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? कपिल मुनि है। और कपिल मुनि का जो आश्रम है वो है कोलायत में। और कोलायत कहाँ है? कोलायत है बीकानेर। सांख्य दर्शन के जो प्रणेता थे कपिल मुनि, और कपिल मुनि का मंदिर बना हुआ है कोलायत में। और जो कोलायत झील है, यहाँ कभी आप यात्रा करोगे तो कोलायत झील की दीवारों पर लिखा है कि यहाँ दीपदान नहीं करें। इसका मतलब है कि यहाँ दीपदान होता है, होता है इसलिए मना किया गया है। याद रखिएगा, दीपदान की जो परंपरा है वो एक तो कोलायत झील में है और इसके अलावा पुष्कर झील में भी है। इसके अलावा कोई होगा तो ऑप्शन के अनुसार देखा जाएगा। दीपदान की परंपरा है कोलायत और पुष्कर में। और सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का जो मंदिर कहे, जो आश्रम कहे कोलायत, और कोलायत जो है वो बीकानेर जिले में। महाराणा सांगा को खानवा का युद्ध हुआ था 1527। खानवा के युद्ध में जब महाराणा सांगा घायल हो गए थे तो उनके सहयोगियों में जैसे आमेर, आमेर के राजा थे पृथ्वीराज कछवा, मारवाड़ के थे मालदेव, और सिरोही के थे अखेराज देवड़ा। इन सहयोगियों ने महाराणा सांगा का सहयोग किया और युद्ध मैदान से बाहर ले गए थे। और प्राथमिक उपचार कस्वादोसा के बाद इन्हें रणथंभौर दुर्ग ले गए थे। महाराणा सांगा को खानवा युद्ध के बाद किस दुर्ग ले जाया गया? रणथंभौर दुर्ग। और रणथंभौर दुर्ग के बाद इन्हें सूचना मिलती है कि बाबर सेना लेकर आ रहा है चंदेरी। उस समय ये अपनी सेना को आदेश देते हैं कि चंदेरी चलना, और बीच रास्ते में फिर कुछ आपसी मनमुटाव के कारण सैनिकों ने जहर दे दिया था, वो आगे डिटेल से हम बात करेंगे। तो इस युद्ध के बाद महाराणा सांगा को रणथंभौर ले जाया गया था। राजस्थान की प्रथम मानव निर्मित झील कौन सी? अधीनस्थ बोर्ड में अभी पूछा है, तो याद रखिएगा राज्य की पहली मानव निर्मित झील, और वो झील है नक्की, माउंट आबू। एक प्रश्न पूछा गया था कि महात्मा गांधी की अस्थियां, तो याद रखिएगा कथन दे रखे थे नक्की झील के बारे में। पहला तो दे रखा था कि ये मानव निर्मित झील है, वो भी कथन सही था। दूसरा था कि महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई। तो महात्मा गांधी की अस्थियों की बात करें तो दो जगह है, पहला है पुष्कर अजमेर, और दूसरा है नक्की। दोनों जगह गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई है। गोल्डन मैंसन स्थित है, बहुत बार सुना है लेकिन इस शब्द के हिसाब से आपको शायद पता नहीं चल रहा होगा गोल्डन मैंसन क्या है। कि गोल्डन मैंसन कहो सुनहरी कोठी, सुनहरी कोठी स्थित, अब आप आराम से बता सकते हो सुनहरी कोठी टोंक में है। सुनहरी कोठी को किस वर्ष ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया गया था? हाँ, ये ऐतिहासिक स्मारक है, ये तो याद रह ही जाना चाहिए। चिन्नू, क्योंकि अपना जन्म वर्ष है, तो चिन्हों में से ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया गया था। इस टाइप का प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन संभावना है 1996 में से ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया गया था। भारतीय लोककला मंडल, पहला तो ये है कि भारतीय लोककला मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है उदयपुर।
भारतीय लोककला मंडल उदयपुर किन किन राज्यों की कला संस्कृति को समर्पित है? तो याद रखें, भारतीय लोककला मंडल की जो स्थापना है वो 1952 में होती उदयपुर में, और इसके संस्थापक थे देवीलाल सामर। भारतीय लोककला मंडल उदयपुर में है, स्थापना 1952, और संस्थापक थे देवीलाल सामर। इन्होंने कठपुतली कला को प्रसिद्धि दिलाने का कार्य किया था। और प्रश्न पूछा जा रहा है ये कौन कौन से राज्यों का एक संयुक्त संस्थान है? पहला ऑप्शन दे रखा है राजस्थान, गुजरात, व इसमें राजस्थान शामिल होगा, गुजरात शामिल होगा, गोवा नहीं होगा इसमें, याद रखिएगा। गोवा वाली संस्कृति अपने यहाँ से बराबर से हट नहीं बैठती है, मध्य प्रदेश होगा। 1, 2 और 4, लेकिन गोवा भी शामिल होगा, और वो किस में होगा वो याद रखिएगा। एक संस्थान और है उदयपुर में, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, और इसकी स्थापना 1986 में होती है। ये जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है, ये 4 राज्यों का संयुक्त संस्थान है। इसमें पहला आता है राजस्थान, राजस्थान के बाद जाएगा गुजरात, गुजरात के बाद आएगा महाराष्ट्र, और फिर आएगा गोवा। याद रहे, भारतीय लोककला मंडल उदयपुर कौन कौन से राज्यों का साझा सांस्कृतिक केंद्र? वो है राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये राज्य। और पश्चिमी क्षेत्र संस्कृति केंद्र है 4 राज्यों का, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। स्थापना होती है 1986। पश्चिमी क्षेत्र संस्कृति केंद्र के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं राज्यपाल। 9वीं-10वीं सदी में निर्मित सहस्त्र बाहु, सहस्त्र यानी 1000 भुजाओं वाले भगवान विष्णु का मंदिर है। भगवान विष्णु, या इसे अपभ्रंश करते करते अब वर्तमान इसको बना दिया है बोलचाल की भाषा में सास बहू का मंदिर। ये तो हो ही नहीं सकता, सास बहू का तो मंदिर साथ में बने, ये तो संभव ही नहीं। सहस्त्र यानी 1000 भुजाओं वाले भगवान विष्णु का जो मंदिर है वो ये नागदा, नागदा। जग निवास एवं जग मंदिर महल किस झील के किनारे है? तो गौर से आप पहले तो इनको देखें। ये हम बात करें उदयपुर जिले की, उदयपुर जिले में पिछोला झील है। इस झील में 2 महल है, एक का नाम है जग मंदिर महल, और दूसरे का नाम है जग निवास, जग निवास महल। इन शब्दों को गौर से देखें ताकि कभी गलती नहीं हो। पहले शब्द रखना मंदिर, फिर आपको निवास करना है। घर का भी निवास होता है ना, नया मकान बनाते निवास करते तो पहले मंदिर जाते हैं लोग। पहले मंदिर रखना यानी जग मंदिर पहले आएगा, निवास बाद में आएगा। अब पहले आएगा मतलब इसका ये है कि मेवाड़ महाराणा जो थे जगत सिंह प्रथम, कर्ण सिंह ने शुरू करवाया था, और जगत सिंह प्रथम के समय निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था जग मंदिर का। तो पहले मंदिर आएगा, फिर आएगा निवास। तो फिर निवास का जो निर्माण है वो जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था, जगत सिंह सेकंड। ये हो गए जगत सिंह प्रथम। गौर से देखें कि उदयपुर में पिछोला झील में 2 महल बने हुए, एक तो है जग निवास और एक है जग मंदिर। पहले कौन सा रखोगे? मंदिर पहले रखना है, निवास बाद में करना है। पहले मंदिर जाना है, फिर निवास करना है। तो पहले जगत सिंह प्रथम है और फिर है सेकंड। इसका उत्तर हो जाएगा पिछोला। नेहरू गार्डन एवं सौर वेधशाला स्थित है, दोनों उदयपुर में है। ये पूछा जा रहा झील का, उदय सागर, जय समन, पिछोला, फतेह सागर। तो याद रखें नेहरू गार्डन और सौर वेधशाला है, ये दोनों फतेह सागर में है, और जो जग मंदिर और जग निवास महल है वो पिछोला झील में। इस झील को पहले कनॉट बांध के नाम से जाना जाता था, कनॉट बांध के नाम से जाना जाता था फतेह सागर उदयपुर। सीधे सिंपल से प्रश्न है, एग्जाम में गलती नहीं हो यही ध्यान रखें। जितने प्रश्न सरल होंगे गलतियां उतनी ज्यादा होने की संभावना रहेगी। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का निर्माण
ये तो फिक्स है अधीनस्थ बोर्ड का। हर तीसरे पेपर में आपको मिल जाएगा। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का निर्माण किसने करवाया था? संग्राम सिंह सेकंड ने। विशेष, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर के जो निर्माता थे वो संग्राम सिंह सेकंड थे। सबसे पुराना पूजनीय हिंदू मंदिर डिग्गी कल्याण जी, डिग्गीपुरी का राजा, 16 खंभों पर निर्मित है, किसको समर्पित है? डिग्गी कल्याण जी जो मंदिर है, पहला ऑप्शन है सूर्य, शिव, ब्रह्मा, विष्णु। डिग्गी कल्याण जी का जो मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। इस टाइप के सवाल कई बार पूछे जाते हैं कि मंदिर किसको समर्पित है, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। डिग्गी कल्याण जी, डिग्गी टोंक। गुरुद्वारा जिसका निर्माण 1954 में बाबा फतेह सिंह ने करवाया था। बाबा फतेह सिंह द्वारा, पहला ऑप्शन है शेर शिकार का गुरुद्वारा, मचकुंड, जोड़, पहाड़ का गुरुद्वारा। बाबा फतेह सिंह द्वारा निर्मित जो गुरुद्वारा वो उत्तर होगा 3 नंबर आपका, बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा। इंदुमल कोट गंगानगर जो चौकी है उसका नामकरण बीकानेर के खालिस्तान पर किया गया। सेनापति, राजा, दीवान, प्रथम कमांडर। इस टाइप की लाइनें पढ़ते समय नजर में भी नहीं आती है, गौर से देखें। इंदुमल कोट गंगानगर का जो नामकरण है वो बीकानेर के दीवान, दीवान याद रखें। दीवान एक राजा के बाद दरबारी पद था, ये दरबारी पद था। दीवान फिर राजा का दीवाना होता था, इसलिए दरबार में जगह मिलती थी। कुंभलगढ़ किले का 19वीं सदी में नवीनीकरण किसने करवाया था? कुंभलगढ़ जो किला है, किला राजसमंद है। आपको पहले ध्यान हो कि कुंभलगढ़ किले के निर्माता कौन थे। कुंभलगढ़ किला जो प्राचीन प्रारंभिक दुर्ग है, उस दुर्ग का निर्माण मौर्य राजा संप्रति ने करवाया था। फिर वर्तमान का जो किला है उसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। और इसमें पूछा जा रहा है नवीनीकरण किसने करवाया था? ये फतेह हासिल की थी फतेह सिंह ने, फतेह सिंह। तीनों क्रम से आप याद रखें कि जो कुंभलगढ़ किला है उसके प्रारंभिक निर्माता है मौर्य राजा संप्रति। भव्य निर्माण महाराणा कुंभा ने, नवीनीकरण करवाया है मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने। विश्व युद्ध के दौरान किस झील को लगभग 6 वर्षों तक इंपीरियल एयरवेज द्वारा समुद्री विमान आधार के रूप में उपयोग किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, गौर से देख लें इसको। जय समंद, राजसमंद, बाल समंद और फतेह सागर, कौन सी झील का निर्माण उपयोग है 6 वर्षों के लिए एक विमान पतन के रूप में किया गया था? वो झील है राजसमंद। मेवाड़ महाराणा राज सिंह प्रथम द्वारा निर्मित। करणी माता के प्रसिद्ध मंदिर देशनोक के साथ उनके बेटे, कौन से बेटे की कथा जुड़ी हुई है? करणी माता का जो मंदिर है देशनोक में, करणी माता के साथ किस पुत्र की कथा जुड़ी हुई है? राम, लक्ष्मण, भरत, गोविंद। करणी माता के किस पुत्र की कथा जुड़ी हुई है? बताओ उत्तर। उत्तर होगा लक्ष्मण। करणी माता और इनके पुत्र लक्ष्मण की जो कथा है वो जुड़ी। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में स्थित है। कभी मौका मिले तो मिलेगा, बहुत अच्छा कुछ देखने और सीखने को मिलेगा। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण राय सिंह ने करवाया था। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण बीकानेर महाराजा राय सिंह ने करवाया था जब वो दक्षिण भारत अभियान पर थे, और इनके मंत्री थे करमचंद। करमचंद की देख रेख में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था 1589 से 1594 के मध्य, 1588-89। निर्माता राय सिंह है और किसकी देख रेख में करवाया पूछा जाए तो याद रखें इनके मंत्री करमचंद की देख रेख में इसका निर्माण करवाया था। और जूनागढ़ दुर्ग की जो प्रशस्ति है, यानी राय सिंह नाम की प्रशस्ति है, अभिलेख, इस प्रशस्ति के जो रचयिता थे वो थे जयिता। इसी जयिता शब्द की तरह ही आता है जेता, जो विजय स्तंभ की शिल्पी है।
विजय स्तंभ। बीकानेर में लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? लालगढ़ पैलेस का निर्माण जिन्होंने अपने पिता की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था, तो याद रखें बीकानेर महाराजा गंगा सिंह। गंगा सिंह के पिता का नाम था लाल सिंह। तो लाल सिंह की स्मृति में निर्माण कार्य गंगा सिंह ने करवाया है। जैसे कि जसवंतड़ा, जसवंतड़ा जो जोधपुर में का निर्माण सरदार सिंह ने करवाया था जसवंत सिंह द्वितीय के रूप की स्मृति में, उसी प्रकार याद रखें बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में लालगढ़ पैलेस बनवाए हैं और इसका वास्तुकार क्लिंटन जैकब था। तो हो जाएगा इसका, महाराजा ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में, तो इसका निर्माण करवाने वाले गंगा सिंह थे और स्मृति का पूछा जाता तो लाल सिंह। नगर जो कॉटन की साड़ियों के लिए, कॉटन की साड़ियों के लिए संपूर्ण भारत में बेहतरीन किस्म की मानी जाती है, कॉटन की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। ये प्रश्न गौर से देख के कीजिएगा। यदि आपको लगता है कि ये किताबें हमने पहले से पढ़ रखी है तो इस प्रश्न का उत्तर आप आराम से दीजिएगा। कॉटन की साड़ियों के लिए संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध था या इस स्थान की कॉटन की साड़ियां बेहतरीन मानी जाती थी? राजगढ़, नवलगढ़, आमेर, लाडनू। सीधे सिंपल दिखने वाले प्रश्न ही हार्ड होते हैं। कथन वाले, तर्क वाले, कूट वाले वो किसी भी तरीके से हो जाते हैं। लाडनू, नागौर ये कॉटन की साड़ियों के लिए संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध था, याद रखिएगा लाडनू, नागौर। जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय स्थित है? जैन विश्व भारती आचार्य तुलसी। जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो आचार्य तुलसी के मार्गदर्शन में होती है, कि आचार्य तुलसी का संबंध लाडनू नागौर से, लाडनू नागौर। और आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन चलाया था 1949 में, ये भी पूछा गया है। बड़े पीर साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? बड़े पीर साहब की दरगाह, बड़े पीर जालोर, सवाई माधोपुर, नागौर, चित्तौड़। क्या उत्तर होगा? बड़े पीर साहब की दरगाह नागौर जिले में है। पर्यटक स्थल जो जोधपुर में नहीं है, मांडवपुर यानी मंडोर हो गया ये तो, जहाँ राठौड़ों की प्रारंभिक छत्रियां हैं, रावण का ससुराल और मंदिर भी है। बालसमंद झील ये भी जोधपुर में है। माचिया सफारी पार्क ये भी है। अचरोल दुर्ग, ये अचरोल दुर्ग जोधपुर में नहीं है, ये जयपुर में है। अचरोल दुर्ग जयपुर। त्रिकुट पहाड़ियों के बीच काली सिंध नदी के किनारे स्थित केला देवी मंदिर, केला देवी मंदिर नदी पूछा जाए तो काली सिंध, सॉरी कालीसिल है, इसको सही कर लें थोड़ा, कालीसिल नदी है। त्रिकुट पहाड़ी है, त्रिकुट पहाड़ी, कालीसिल नदी और केला देवी मंदिर। केला देवी मंदिर है। या मेला कौन से महीने में भरता है? तो याद रखिएगा केला देवी का जो मेला है ये चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी। अब चैत्र के समकक्ष अंग्रेजी महीने कौन से आएंगे? पहली बात तो आपको हिंदी में याद हो कि हिंदी में ये हिंदी महीनों के अनुसार मेला कब भरता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी। जब चैत्र होता है उसी समय अंग्रेजी महीने कौन से आएंगे? वो आएंगे मार्च अप्रैल। श्री महावीर जी मंदिर करौली में मेला भरता है। श्री महावीर जी मंदिर करौली में है, मेला किस महीने में भरता है? तो याद रखें श्री महावीर जी का जो मेला है, महावीर जी की जो जयंती है होती है चैत्र शुक्ल तेरस, चैत्र शुक्ल तेरस। तो इसमें ऑप्शन है चैत्र शुक्ल तेरस के अनुसार चैत्र महीना हो जाएगा। और श्री महावीर जी का जो ये मेला भरता है, इस मेले के दौरान जिनेन्द्र रथ यात्रा का भी आयोजन किया जाता है, जहाँ का स्थानीय एसडीओ जो होता है वो इसका रथ यात्रा का सारथी होता है। कायम खानियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? आपने लोक देवताओं में पढ़ा होगा गुगा जी को पंच पीरों के रूप में, 5 जो पीर है गुगा जी उसमें प्रमुख पीर है। सवाल आता है कि कौन से मुस्लिम जो गुगा जी को पीर के रूप में पूछते, तो वहां बात आती कायम खानी। गुगा जी के वंशज जी थे कायम सिंह। कायम सिंह ने जब इस्लाम स्वीकार कर लिया तो उनके जो उत्तराधिकारी
जो थे वंशज वो कायम खानी कहलाए थे, और कायम खानियों का जो प्रमुख केंद्र है वो फतेहपुर सीकर है, फतेहपुर सीकर। और ये कायम खानी आज भी गोगा जी को पीर के रूप में पूजते हैं। गोगा जी का मंदिर जो गोगा मेड़ी में है वहाँ पुजारी के रूप में भी थे। और ये जो कायम खानी पुजारी थे वो चायल कहलाते थे, चायल। ये भी प्रश्न इस टाइप का पूछा गया, चायल क्या है। गोगा जी के पुजारी जो थे वो चायल कहलाते थे, और कायम खानियों का प्रमुख केंद्र है फतेहपुर सीकर। यहाँ एक प्रसिद्ध तेलिन का कुआं भी था, तेलिन का कुआं। शेखावाटी की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध शहर जहाँ सिंघानिया हवेली है, शेखावाटी की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध फतेहपुर, मंडावा, नवलगढ़, मलसीसर। यदि पढ़ा हो अच्छी तरीके से तो आपको ये बातें याद आ रही होगी। शेखावाटी की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध स्थल कौन सा है, तो वो है फतेहपुर, फतेहपुर सीकर, फतेहपुर सीकर। नादिन ला प्रिंस कल्चरल सेंटर, फ्रांस के थे ये। नादिन ला प्रिंस, प्रिंस या प्रिंस कह सकते हो। नादिन ला प्रिंस का संबंध फ्रांस से था, और उन्होंने किस स्थान की हवेलियों के भित्ति चित्रों को संरक्षित करने का कार्य किया था, फतेहपुर, याद रखिएगा। फतेहपुर सीकर के हवेली चित्रण को संरक्षित करने का जो कार्य करने वाले विद्वान थे उनका नाम था नादिन ला प्रिंस, और इनके नाम से भी यहाँ हवेली बनी हुई फतेहपुर में। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कोलवी गांव किस जिले में स्थित है? बौद्ध संस्कृति की यदि हम बात करें राजस्थान के संबंध में, तो प्रमुख स्थल आता है बौद्ध संस्कृति में बैराट। इसके अलावा आता है लाल सॉट जो दौसा में है बौद्ध संस्कृति के रूप में। इसके अलावा आता है शेरगढ़, शेरगढ़ आता 12। इसके अलावा आता पुष्कर जो है अजमेर में, बौद्ध संस्कृति के स्थलों के रूप में। और इसके अलावा आता है झालावाड़, और झालावाड़ में है बौद्ध गुफाएं, बौद्ध गुफाएं। और बौद्ध गुफाओं में जैसे गांव है पोलवी, इसके अलावा है विनायका, पोलवी, विनायका, हथियागौड़। इन गांवों का संबंध है बौद्ध गुफाओं से, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, और ये झालावाड़ जिले में, याद रखिएगा, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध। और ये जो गांव है कोलवी, विनायका, हथियागौड़, गांव कौन से जिले में है? झालावाड़। किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध गुफाओं के लिए। और बौद्ध संस्कृति की बात करें तो बैराट, लालसोट दौसा, शेरगढ़ 12, पुष्कर अजमेर और झालावाड़ ये प्रमुख बौद्ध संस्कृति के स्थल है। विनायका हथियागौड़ गांव प्रसिद्ध है बौद्ध गुफाओं के लिए, और जिला हो गया झालावाड़। नगर जो प्राचीन समय में मध्य पूर्व और प्राचीन के मध्य का प्राचीन व्यापारिक मार्ग का एक प्रमुख केंद्र था। बहुत अच्छा सवाल है, इसको गौर से देखें। यदि आपने गौर से पढ़ा है तो उत्तर आ रहा होगा इसका। नगर जो प्राचीन समय में मध्य पूर्व और प्राचीन के मध्य का मध्य पूर्व और चीन के मध्य का प्राचीन व्यापारिक मार्ग का एक प्रमुख केंद्र था, वो है मंडावा। नोट कर लें इसको अच्छे तरीके से। प्रश्न पूछा तो नहीं अधीनस्थ बोर्ड ने, लेकिन संभावना है पूछेगा इसको। प्राचीन व्यापारिक मार्ग, डोडा परमार राजा ईजल देव द्वारा 12वीं सदी में निर्मित दुर्ग कौन सा है? बीजल देव, डोडा परमार राजा, याद रखें, परमार डोडा परमार राजा बीजल देव द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा है? पहला जालोर है, गागरोन, अचलगढ़, बसंतगढ़। ये दोनों तो महाराणा कुंभा से जुड़े हुए हैं। ये जो गागरोन दुर्ग है ये है जलदेव, गागरोन दुर्ग झालावाड़। सूफी संत मीठे शाह गागरोन की दरगाह पर हिजरी संवत किस, हिजरी संवत के किस महीने में उर्स बरता है मीठे शाह गागरोन
का जो दरगाह है और यहाँ जो उर्स बरता है, ये पहला महीना मुहर्रम, हिजरी संवत का जो पहला महीना मुहर्रम है, उस मुहर्रम महीने में यहाँ उर्स लगता है। विशेषकर ये भी याद रखें, सूफी संत मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर है? गागरोन। और इसी दरगाह के पास में एक बुलंद दरवाजा है, और इस बुलंद दरवाजे का निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया गया था। ये प्रश्न पूछा। गागरोन के शासक जो मालवा के होशंग शाह से पराजित हुए थे। गागरोन दुर्ग में दो साके हुए थे, 1423 और 44। होशंग शाह से पराजित होने वाले जो शासक थे वो थे अचलदास खिंची। संत पीपा जी भी इसी राजवंश से और इसी दुर्ग से संबंध रखते हैं। हवेलियों का शहर का प्रश्न है। वैसे एक सवाल तो ये बनता है, 4 हवेलियों का शहर कौन सा है? का उत्तर होगा बीकानेर। 1000 हवेलियों का शहर बीकानेर है। लेकिन हवेलियों का शहर मतलब हवेलियों के लिए प्रसिद्ध शहर की बात करें तो वो होगा जैसलमेर, जहाँ पटवाओं की हवेली, रतमल मेहता की हवेली और सालिम सिंह की हवेली, ये 3 प्रसिद्ध हवेलियां जैसलमेर की। दोनों बातें याद रखें, 1000 हवेलियों का शहर पूछा जाए तो बीकानेर होगा, और हवेलियों का शहर या हवेलियों के लिए प्रसिद्ध शहर है तो वो होगा जैसलमेर। दुर्ग जो त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। त्रिकुट नाम जो संरचना है, पर्वत संरचना है, वो 2 जगह है, एक जैसलमेर में और एक करौली में है। कहाँ पहाड़ है कहाँ पर्वत है, इस प्रकार का कोई डाउट नहीं है। छोटी इस प्रकार की चीजों को लेकर दिमाग भी खराब नहीं करें कि कहाँ पर्वत है कहाँ पहाड़ी है, पहाड़ पहाड़ी, इस प्रकार का कोई डाउट नहीं है। त्रिकुट नाम याद रखें, एक जैसलमेर है और एक है करौली। बाकी ऐसे अलग से कोई फिक्स परिभाषा नहीं है कि कौन सा पर्वत है और कौन सी पहाड़ी है, 2 जगह है बस, ये याद रखें त्रिकुट नाम। दुर्ग जो त्रिकुट पर्वत पर स्थित है तो वो होगा सोनारगढ़। जिस 12 जुलाई 1155 महारावल जैसलबाटी 12 सोनारगढ़ दुर्ग है, त्रिकुट पहाड़ी। पटवा की हवेली के संबंध में सत्य कथन बताइए। पहली बात तो ये कि पटवा की हवेली जैसलमेर में है, इसके संबंध में सत्य कथन बताना है। इसका निर्माण गुमान चंद पटवा ने 1805 ईस्वी में करवाया था, ये कथन सही है। पटवा हवेली के निर्माता गुमान चंद पटवा थे। याद इसलिए करना है क्योंकि कई बार 4 ऑप्शन देके चारों के पीछे पटवा लिख दिया जाता है, फिर पता नहीं चलता है। गुमान चंद पटवा द्वारा निर्मित है 1805 में। निर्माण में 50 वर्ष लगे थे। ये जैसलमेर की सबसे बड़ी एवं खूबसूरत नक्काशीदार हवेली। इस लाइन को बोर्ड ने अभी पूछा पटवार भर्ती में, जैसलमेर की सबसे बड़ी और खूबसूरत नक्काशीदार हवेली कौन सी है, तो वो है पटवा की हवेली। गुमानचंद पटवा 1805 और इसके निर्माण में 50 वर्ष लगे थे। इस हवेली के अंदर 5 मंजिल है, 5 मंजिली हवेली है भव्य, क्योंकि ये सबसे बड़ी और खूबसूरत भी है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा 1 2 3 और 4, ये लाइन अभी पूछी। सबसे बड़ी और खूबसूरत हवेली है पटवा की हवेली, गुमानचंद पटवा, 1805 में निर्माण कार्य, और टोटली जो वर्ष लगे वो है 50। गालव ऋषि की तपोस्थली कौन सी? गालव ऋषि, गालव ऋषि की जो तपोस्थली, नाम जैसा ही स्थान है, कलता जी, कलता जयपुर, गलता जयपुर गालव ऋषि की तपोस्थली है। और ये जो गलता स्थान है ये राजस्थान में रामानुज संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, और इस केंद्र की स्थापना की थी कृष्णदास पयहारी। गालव ऋषि की तपोस्थली गलता जयपुर। दीवान कृपाराम द्वारा निर्मित सूर्य मंदिर, दीवान कृपाराम जी द्वारा निर्मित जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ स्थित है? आमेर, पुष्कर, गलता, लोद्रवा। आमेर जयपुर, पुष्कर अजमेर, गलता जयपुर, लोद्रवा जैसलमेर। गलता, गलता जयपुर। गलता को मंकी वैली
बंदर मंदिर मांकी वैली कह सकते हो। राम गोपाल या बंदर मंदिर स्थित है, ये भी गलता में है, याद रखिएगा। राम गोपाल मंदिर या बंदर मंदिर, स्थानीय लोग इसे बंदर मंदिर के नाम से जानते, कहाँ स्थित है? गलता, जयपुर। स्वर्ग भेदी मीनार, स्वर्ग भेदी मीनार की जैसे हमने पहले भी इसी चैप्टर में बात की थी, ईसर लाट या सरगासूली कह सकते हो। जयपुर के आमेर के जो राजा थे ईश्वरी सिंह द्वारा निर्मित स्वर्ग भेदी मीनार, नाम ये ध्यान रखना, स्वर्ग भेदी मीनार जयपुर सिंह ईसर लाट या सरगासूली के नाम से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल जयपुर की खगोलीय वेधशाला का नाम जंतर मंतर। जैसे वेधशालाएं जंतर मंतर ही कहलाती हैं, का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर महाराजा सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह ने उज्बेकिस्तान के उलुग खां की प्रेरणा से, नाम याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान के उलुग खान की प्रेरणा से इन्होंने 5 स्थानों पर वेधशालाएं बनवाई थी। बीजे बम, BJBUM। 5 स्थान कौन कौन से हैं? पहला याद रखें, दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा। ये 5 स्थान हैं। इन 5 स्थानों में से सबसे बड़ी जो वेधशाला है वो जयपुर है, और इसे 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था। इसके साथ हम बात करें तो राजस्थान के कुल ऐसे 9 स्थल है जो विश्व यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। 9 स्थल है टोटली। 1726 आमेर की सुरक्षा के लिए बनाया गया दुर्ग कौन सा था? आमेर की सुरक्षा के लिए जो बना दुर्ग था वो नारगढ़ था। जय बाण तोप किस दुर्ग में स्थित है? जय बाण, जय बाण, जयगढ़, जयपुर, जय सिंह। जय बाण तोप कौन से दुर्ग में है? तो याद रखेगा, जयगढ़ दुर्ग जयपुर में है। निर्माता, तोप के निर्माता जय सिंह, जिला जयपुर। जय बाण तोप जयगढ़ दुर्ग में है। 31 फीट लंबी है ये, 31 फीट 3 इंच लंबी तोप है ये। 100 केजी के लगभग इसमें बारूद भरा जा सकता है। ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है, और ये जो जयगढ़ दुर्ग है यहाँ तोप ढालने का कारखाना था, तोप निर्माण का केंद्र था ये। सबसे बड़ी तोप है जय बाण। जय बाण, जयगढ़, जय सिंह, जयपुर। जय बाण तोप की लंबाई कितनी है? 31 फीट लंबाई है इसकी, याद रखिएगा। भटनेर दुर्ग पर राठौड़ राजाओं का अधिकार कब हुआ था? राठौड़ राजाओं की बात करें तो वो राजा थे बीकानेर के। बीकानेर के राजा थे सूरत सिंह। बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने 1805 ईस्वी में भटनेर पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया था, और उसी दिन मंगलवार था। मंगलवार का दिन होने के कारण, हनुमान जी का दिन होने के कारण इस स्थान का जो नाम है वो रख दिया जाता हनुमानगढ़। सूरत सिंह, सूरत बदल दी थी। आइन एक बरी में वर्णित लगभग 1700 वर्ष पूर्व निर्मित दुर्ग कौन सा है? 1700 वर्ष, आज से 1700 वर्ष पहले कहें तो लगभग तीसरी सदी के आसपास का होगा, वो है भटनेर। 285 ईस्वी, तीसरी सदी, राजा की भाटियों की पहली राजधानी थी भटनेर। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। कब करवाया? 1799 में। वास्तुकार लालचंद उस्ताद। एक ही लाइन में 3 प्रश्न दे रखे हैं कि हवा महल जयपुर में है, निर्माता सवाई प्रताप सिंह है, निर्माण कब करवाया? 1799 ईस्वी में, और वास्तुकार थे लालचंद
की देख रेख में 5 मंजिला। सारे ही सवाल इस प्रश्न में ही दे दिए गए। निर्माता सवाई प्रताप सिंह। निर्माण कब? 1799। वास्तुकार कौन? लालचंद उस्ताद। देख रेख में जो निर्माण हुआ कितने मंजिला बना? 5। 5 मंजिलें कौन कौन सी थी वो हमने पहले बात कर ली। और इसमें कितने झरोखे, खिड़कियां और झरोखे? 953 खिड़कियां और झरोखे। और इस निर्माण का जो उद्देश्य है उसी का भी एक प्रश्न आया था कि जो महारानियां थी वो इन झरोखों से तीज त्योहारों के नजारे देख सकती थी। तालाब ए शाही धौलपुर का निर्माण किसने करवाया था? ये जो प्रश्न है यदि आपने पीडीएफ भी पढ़ी तो उसमें करेक्शन करवा दिया गया था, और यदि आपके ध्यान में नहीं रहा तो इसको थोड़ा गौर से देख लीजिएगा। तालाब ए शाही, ये शिकार के लिए जो इसका निर्माण है ये मुगल बादशाह जहांगीर ने इसका निर्माण करवाया था, और ये जो निर्माण है वो शाहजहां के लिए करवाया था। दोनों बातें याद रखें। इसका निर्माण जहांगीर किस समय हुआ था और निर्माण किसके लिए करवाया गया पूछे तो शाहजहां। इसका उत्तर आप यदि मैं आपको पहले ध्यान में नहीं रहा है तो इसका अपडेट कर लें, अपडेट डाल भी दिया गया था। तो इसका उत्तर जहांगीर होगा। और निर्माण किसके लिए पूछे तो वो होगा शाहजहां। अजय एवं वाजे किसके शिष्य थे? अजय एवं वाजे किसके शिष्य थे? अजय एवं वाजे जो थे वो संत माऊ जी की, संत माऊ जी। निष्कलंकी संप्रदाय, निष्कलंकी संप्रदाय साबला गांव डूंगरपुर। जो निष्कलंकी जो संप्रदाय है, निष्कलंक का मतलब होता पाप रहित। निष्कलंकी संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र है वो साबला गांव डूंगरपुर में है। और ये संत माऊ जी का जन्म स्थल भी है और प्रमुख पीठ भी है संप्रदाय की। और इनके प्रमुख शिष्य थे अजय एवं वाजे। बेणेश्वर धाम मेला लगता है आदिवासियों का कुंभ। बेणेश्वर धाम का जो मेला है वो नवा टापरा गांव डूंगरपुर में लगता है। और ये मेला लगता है माघ पूर्णिमा को। आदिवासियों का कुंभ या सबसे बड़ा मेला कह सकते हो। माघ पूर्णिमा, नवा टापरा गांव डूंगरपुर, सोम माई एवं जाखम नदियों का संगम स्थल। ये बेणेश्वर धाम में भगवान विष्णु का जो मंदिर है उस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? शिव मंदिर का निर्माण संत माऊजी ने करवाया था बेणेश्वर धाम में। ये पूछा जा रहा है विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सीता कुंवरी, जनक कुंवरी, राम कुंवरी, आनंद कुंवरी। इस मंदिर का निर्माण जनक कुंवरी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 2 जनक कुंवरी। और यही पूछा जाए कि बेणेश्वर धाम में जो शिव मंदिर है, शिव मंदिर 5 जगह से खंडित शिवलिंग की जो पूजा होती है उस मंदिर का निर्माण संत माऊजी ने करवाया। और संत माऊजी ने एक आंदोलन भी चलाया था लसोड़िया नाम से, लसोड़िया आंदोलन। और माऊजी का एक प्रसिद्ध ग्रंथ भी चलता है चौपड़ा। 5 भागों में लिखा था इन्होंने। 72,96,000 छंद लिखे थे इसमें। 72,96,000 छंद। चौपड़ा ग्रंथ संत माऊजी का है। लसोड़िया आंदोलन किसने चलाया? संत माऊजी ने चलाया था। 5 जगह से खंडित शिवलिंग की जो पूजा होती है बेणेश्वर में, शिव मंदिर का निर्माण संत माऊजी ने करवाया था। बेणेश्वर धाम का जो विष्णु मंदिर है उसका निर्माण जनक कुंवरी ने करवाया था। चंबल और बामनी नदियों से घिरा हुआ प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? ये जो शेरगढ़ है ये परवा नदी के किनारे। परवा नदी 12 और शेरगढ़ नाम के दुर्ग 2 जगह है, एक बारा में है और एक है धौलपुर में। तो धौलपुर वाला दुर्ग तो हो जाएगा चंबल नदी के किनारे और बारा वाला हो जाएगा परवन नदी के किनारे। भैंसरोडगढ़ और चित्तौड़गढ़ चंबल और बामनी नदियों से घिरा हुआ प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? ये उत्तर बताइएगा। चंबल और बामनी। यस। अगला प्रश्न है चांद बावड़ी स्थित। चांद बावड़ी जो है
आबानेरी दौसा। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? आबानेरी दौसा। लेकिन इसमें ऑप्शन इस टाइप के दे रखे हैं कि जयपुर अजमेर सड़क पर, जयपुर टोंक, जयपुर आगरा या जयपुर हरियाणा हाईवे। ये जो है चांद बावड़ी आबानेरी दौसा, ये है जयपुर आगरा हाईवे पर। आबानेरी को आप आबा नगरी भी कह सकते हो, आबा नगरी। और इसी चांद बावड़ी के ही पास में हर्षद माता का मंदिर बना हुआ। तो ध्यान रहे, इस टाइप के भी सिंपल सी लाइन है, जयपुर आगरा सड़क पर चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में है। चांद बावड़ी स्थित है राजगढ़, आबा नगरी, वैभव नगरी, कोटपुतली। प्रकार के ऑप्शन है तो उत्तर होगा आबा नगरी। आबा नगरी मतलब ये है आबानेरी, आबानेरी दौसा। और ये जो बावड़ी है ये गुर्जर प्रतिहार कालीन है। आबानेरी दौसा। आबानेरी जो बावड़ी है यहाँ एक महोत्सव भी मनाया जाता है प्रति वर्ष। आबानेरी महोत्सव का आयोजन होता है अधीनस्थ बोर्ड द्वारा, 2-3 बार पूछ लिया गया है। और इसका आयोजन होता है सितंबर अक्टूबर में। कई बार शेड्यूल में ऊपर नीचे अलग अलग भी हो सकता है, हर साल का फिक्स नहीं रहे, लेकिन ये औसतन सितंबर अक्टूबर में आबानेरी महोत्सव मनाया जाता है। आबानेरी दौसा या आबानेरी को नगरी कह सकते हो। पौराणिक मान्यता के अनुसार किस दुर्ग का निर्माण महाभारत काल में एक पांडव भीम द्वारा करवाया गया था? तो एक मान्यता है, इस मान्यता की बात करें तो पांडव भीम वह चित्तौड़गढ़। वैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण की बात करें तो वो है मौर्य राजा चित्रांग। और जो बप्पा रावल थे उन्होंने 734 ईस्वी में मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़ पर गुहिलों का अधिकार या शासन की शुरुआत की थी। विजय स्तंभ के निर्माण में कितना समय लगा था? विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा 1440 से 1448 के मध्य। मालवा विजय के उपरांत 1437 में मालवा को विजय किया था। महमूद खिलजी प्रथम को हराकर, और इसके बाद इन्होंने 1440 में निर्माण कार्य शुरू करवाया था, जिसमें लगभग 8 वर्ष का समय लगा था। 1448 में निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। यानी कि ये जो निर्माण है ये 15वीं सदी का है। और विजय स्तंभ के जो शिल्पी थे वो थे जैता, फिर इनके सहयोगी नापा, कोमा, कुंजा, तुथी, बलराज आदि। विशेष नाम याद रखिएगा जत्ता। इसका उत्तर हो जाएगा 8 वर्ष, 1440 से 48 के मध्य। कीर्ति स्तंभ समर्पित है, ये जैन कीर्ति स्तंभ है जो आदिनाथ जी को समर्पित है, और ये 13वीं सदी का निर्माण है। और जो विजय स्तंभ है वो 15वीं सदी, और दोनों जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कीर्ति स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? कीर्ति स्तंभ का निर्माण होता है 13वीं सदी में। ये भी जैन कीर्ति स्तंभ ही है। जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण 13वीं सदी में होता है। और सीधा कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का पूछा जाए तो वो हो जाएगा 15वीं सदी। विजय स्तंभ या विजय स्तंभ को भी बोल सकते हो आप कीर्ति स्तंभ। लेकिन जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो बुक्स के अनुसार है, तो इसमें आगे टाइप नहीं है, आप ध्यान रखें, ये जैन कीर्ति स्तंभ थे। राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? वैसे पर्यटन का टॉपिक है तो राजस्थान पर्यटन विभाग की जो स्थापना होती है वो 1956 में होती है, वर्ष 1956। और ये जो चौथा ऑप्शन दे रखा 1989, इसमें पर्यटन विभाग को उद्योग का दर्जा दिया जाता है।
स्थापना 1956 और पर्यटन का जो दर्जा दिया गया वो 1989 में दिया गया था। पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष दिया गया? 89। पर्यटकों की संख्या की दृष्टि से सामान्य रूप से भारत आने वाला हर पर्यटक राजस्थान आता है। सिंपल सी लाइन है, इस टाइप की भी सवाल बन। भारत आने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है। हर तीसरा पर्यटक राजस्थान। राजस्थान को कितने पर्यटक सर्किटों में विभाजित किया गया है? तो ये पर्यटन सर्किट जो है यह है 10। ख्वाजा साहब की दरगाह, ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर में है। ख्वाजा साहब की दरगाह में बुलंद द्वार का निर्माण किसने करवाया था? पहली बात तो विशेष याद रखें कि ख्वाजा साहब की जो दरगाह अजमेर में बनी हुई है उसमें 3 द्वार है। पहला द्वार है बुलंद दरवाजा, दूसरा है निजाम द्वार और तीसरा है शाहजहां शाही द्वार या दरवाजा। ये 3 द्वार हैं। बुलंद दरवाजे का निर्माण मांडू के सुल्तान ने करवाया था, महमूद खिलजी ने। निजाम द्वार का निर्माण हैदराबाद के निजाम ने करवाया था। और शाहजहां शाही द्वार है, शाहजहां की पुत्री जहां आरा कह सकते हो। ये 3 द्वार है और इन 3 द्वार में से जो सबसे प्राचीन द्वार है वो है बुलंद दरवाजा, प्राचीन द्वार। और जो मुख्य प्रवेश द्वार वो निजाम द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार। कुल ये 3 द्वार है, बुलंद दरवाजा, निजाम दरवाजा और शाहजहां शाही दरवाजा। में से जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो है निजाम द्वार और जो सबसे प्राचीन उसका नाम है बुलंद दरवाजा। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था महमूद खिलजी, मांडू के सुल्तान थे। 1 नंबर। ख्वाजा साहब दरगाह का मुख्य द्वार है, वर्तमान दृष्टि से देखोगे तो जो बाद में निर्माण हुआ है मुख्य द्वार जो है वो है निजाम द्वार। और इस निजाम द्वार का जो निर्माण है वो हैदराबाद के निजाम के द्वारा करवाया गया था। ख्वाजा साहब की दरगाह के मुख्य द्वार का निर्माण किसने करवाया था? वो है हैदराबाद के निजाम। ख्वाजा साहब की दरगाह स्थित अजमेर देगों में भोजन बनता है। देग बड़ा कड़ा बोल सकते, भोजन बनता है मांसाहारी शाकाहारी, फूड दे रखे हैं। तो यहाँ जो बड़ी 2 देग है इनमें केवल और केवल शाकाहारी भोजन ही बनता है, मीठे चावल बनते हैं। और इस भोजन को तबरुक कहा जाता है। ख्वाजा साहब की दरगाह में जो मीठा चावल बनता है प्रसाद के रूप में से तबरुक कहा जाता है या केवल शाकाहारी भोजन बनता है। उत्तर। आना सागर झील अजमेर अर्णोराज द्वारा निर्मित है। अजमेर के निकट स्थित यानी इस झील के किनारे एक दौलत बाग है। इस दौलत बाग का निर्माण किसने करवाया था? दौलत बाग का निर्माण जहांगीर ने करवाया था। आना सागर झील के किनारे दौलत बाग के निर्माता है जहांगीर। आना सागर झील के किनारे खूबसूरत खूबसूरत सफेद मार्बल संगमरमर से निर्मित बारादरी है 5। इन 5 बारादरी का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया। झील का नाम है आना सागर और ये है अजमेर में। झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था और इसी झील के किनारे दौलत उद्यान का निर्माण जहांगीर ने करवाया था और इसी झील के किनारे 5 बारादरी का जो निर्माण है वो शाहजहां ने करवाया था। इसके अलावा ध्यान रखें इसी झील के किनारे 3
खामखाह के दरवाजे। इस बात को भी नोट कर लें, बोर्ड ने पुराने समय में 2016 के लगभग कोई प्रश्न पूछा था। खामखाह के 3 दरवाजे स्थित है आना सागर झील। सोनी जी की नसिया जैन मंदिर है। सोनी जी की नसिया अजमेर निर्मित है 19वीं सदी, 1864, 65। मूलचंद सोनी द्वारा निर्माण करवाया गया था। सोनी जी की नसिया अजमेर में है। किस मंदिर का मुख्य कक्ष स्वर्ण नगरी कहलाता है? सोनी जी की नसिया सोना स्वर्ण नगरी कक्ष कहलाता है। सोनारगढ़ दुर्ग, सोनी जी की नसिया, गोल्डन टेम्पल, देलवाड़ा का नेमिनाथ मंदिर। ऑप्शन भी काफी निकट के दे रखे हैं, याद रखिएगा। सोनी जी की नसिया अजमेर का जो आंतरिक कक्ष है, मुख्य कक्ष, वो स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। भव्यता के साथ बनी हुई है। सोनी जी की नसिया जिसकी दीवारों पर काष्ठ आकृतियां तथा शुद्ध स्वर्ण पत्रों से जैन तीर्थंकरों के चित्र बने हैं का मुख्य प्रवेश द्वार किस पत्थर से निर्मित है? अब खुद विचार कर सकते हो कि बुक्स को यदि आपने पढ़ा भी है तो इस प्रकार की लाइनें शायद आपके नजर में भी नहीं आई होगी। इस टाइप के भी प्रश्न बनते हैं और बोर्ड बार बार पूछ रहा है। सफेद संगमरमर, लाल पत्थर, जैसलमेर का पीला पत्थर, जयपुर का काला संगमरमर। तो ये लाल पत्थर से निर्मित है सोनी जी की नसिया अजमेर का मुख्य द्वार लाल पत्थर से निर्मित है। पुष्कर में रोप वे सुविधा वाला मंदिर है। वैसे आपको ध्यान में होगा राजस्थान का जो पहला रोप वे सुविधा वाला मंदिर था वो था सुंदा माता मंदिर, बीनमाल, जालौर। अब तो वर्तमान में इतनी संख्या नहीं पूछी जाएगी कि बहुत ज्यादा हो गई रोप वे सुविधा वाले मंदिरों की संख्या। तो पुष्कर में रोप वे सुविधा वाला जो मंदिर है वो है सावित्री मंदिर। पुष्कर में पहाड़ी पर स्थित है सावित्री माता मंदिर। ये रोप वे सुविधा वाला मंदिर है पुष्कर में। पुष्कर सरोवर तीर्थराज में कितने घाट है? बोर्ड 2-3 बार इसको पूछ चुका है। पुष्कर सरोवर में कितने घाट है? ये 52 घाट। पुष्कर झील के किनारे जो घाट बने हैं उनकी संख्या 52 है। निम्न में से किस मंदिर की विशेषता यह है कि सूर्य भगवान की मूर्ति जूते पहने दिखाई दे रही है? वैसे तो ये विशेषता ऑप्शन के अनुसार होगी क्योंकि झालरापाटन झालावाड़ के मंदिर की भी विशेषता है, लेकिन इन ऑप्शन में आप देखोगे सूर्य मंदिर मंडोर, वर्मा मंदिर पुष्कर, तारागढ़ का सूर्य मंदिर, आमेर का सूर्य मंदिर। तो ये जो प्रतिमा है ये ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में है। लॉजिक से काम नहीं चलेगा, याद करना पड़ेगा इसको। ये बुक्स को ढंग से पढ़ोगे तो आपको दिखेगी। सूर्य भगवान की प्रतिमा जूते पहने दिखाई दे रही है, ब्रह्मा मंदिर पुष्कर। ब्रह्मा मंदिर की विशेषता है कि संगमरमर से निर्मित चांदी के सिक्कों से जड़ा हुआ लाल शिखर और हंस की छवि वाला मंदिर जिसमें ब्रह्मा जी की चतुर्मुख प्रतिमा स्थापित है। वैसे इसमें आप ऑप्शन देखोगे तो पहला दे रखा आसोत्रा का ब्रह्मा मंदिर, ये भी प्रसिद्ध मंदिर है, ब्रह्मधाम। खेड़ का ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर, शीश, ये शीश स्थान बांसवाड़ा में है। वैसे प्रसिद्ध जो राजस्थान के ब्रह्मा मंदिर है वो 3 जगह है। पहला है पुष्कर, दूसरा आसोत्रा का, तीसरा शीश बांसवाड़ा। ये 3 प्रसिद्ध मंदिर है। इसके अलावा खेड़ में भी ब्रह्मा मंदिर का उल्लेख होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर। आना सागर झील के किनारे 12 दरियों का निर्माण किसने करवाया था? और 12 दरी की संख्या 5 है और ये जो निर्माण है वो शाहजहां ने करवाया था। दौलत उद्यान यानी सुभाष बाग का जो निर्माण है वो जहांगीर ने करवाया था और 5 12 दरी का जो निर्माण है वो इनके पुत्र शाहजहां ने करवाया था। मेयो कॉलेज 1875 अजमेर, ये संस्थापक कौन थे? इस प्रश्न को गौर से देखें, 2-3 बार पूछ लिया। मेयो कॉलेज के संस्थापक नाम के हिसाब से तो पहला लॉजिक ये, पहला ऑप्शन भी सेट कर रखा है, थर्ड मेयो। कर्नल वॉल्टर, रिचर्ड बार्क, हेनरी वोगन। अजमेर में मेयो दरबार का आयोजन हुआ था 1817 अजमेर। अब ध्यान रखें इस दरबार में कर्नल वॉल्टर ने सुझाव दिया था
कि राजपूत राजकुमारों और सामंत पुत्रों के लिए अलग से कॉलेज की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर इसी सुझाव पर ध्यान रखते हुए कॉलेज की स्थापना की प्रश्न पूछा गया, आरपीएससी द्वारा पूछा गया है, किसके सुझाव पर मेयो कॉलेज की स्थापना होती है? वो है कर्नल वॉल्टर, और इसके संस्थापक होंगे रिचर्ड बार्क। मेयो कॉलेज के स्थापत्य शैली में निर्मित। मेयो कॉलेज अंग्रेजों के समय बना है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखो आप, इंडो यूनानी, इंडो इब्नामिक, इंडो सौरसैनिक, इंडो पुर्तगाली। तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर, इंडो सौरसैनिक शैली में निर्मित है ये मेयो कॉलेज अजमेर 1875। ख्वाजा साहब दरगाह में स्थित देग बड़े कड़ा निर्मित है, यानी 2 देग है, वो तांबे से निर्मित। सोना चांदी लोहा तांबा, तांबे से निर्मित 2 बड़े देग है, 2 देग है। बड़ा, वैसे तो दोनों ही बड़े हैं, लेकिन इन दोनों की आपस में तुलना करोगे तो एक बड़ा और एक छोटा है। बड़ा जो देग है वो अकबर ने भेंट किया था, और छोटा देग जहांगीर ने भेंट किया था। बड़ा देग छोटा देग, बड़े अकबर और फिर जहांगीर क्रम से। ख्वाजा साहब की दरगाह स्थित बड़े देग और छोटे देग क्रमशः किसने भेंट किए थे? तो बड़े अकबर और छोटे जहांगीर। ख्वाजा साहब दरगाह स्थित देग बड़े और छोटे की लगभग समता, भोजन निर्माण की जो क्षमता है वो कितनी है, आप इससे अनुमान लगा सकते हो, बाकी ऐसी संख्या तो नहीं पूछी गई है। बड़ा जो देग है उसमें 4800 किलो का प्रसाद बनाया जा सकता है, और छोटे देग में लगभग 2200 के आसपास ये क्षमता इनकी, 4800 किलो एवं 2200 किलो। वैसे तो दोनों ही बड़े हैं, लेकिन आपस में तुलना करोगे तो एक बड़ा है और एक छोटा देग है, दोनों तांबे से हैं। शुद्ध शाकाहारी भोजन बनता है, तबरुक कहलाता वो। पंजाब शाह का उर्स बरता है। पंजाब शाह का जो उर्स है वो 2.5 दिन के झोंपड़े अजमेर में बरता है। मराठाओं के समय इसकी शुरुआत होती है। 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। अजमेर के विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव द्वारा निर्मित जो संस्कृत पाठशाला थी उसको तोड़कर इसका निर्माण करवाया जाता है 2.5 दिन झोंपड़े का। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित इल्तुतमिश द्वारा प्रसिद्ध किए गए 2.5 दिन झोंपड़े में स्थान स्थान पर निर्मित संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया था? जो मूल संस्कृत पाठशाला थी उस पाठशाला का निर्माण करवाया था विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ संस्कृत पाठशाला, 2 संस्कृत पाठशालाओं की यदि हम बात करें, एक पाठशाला थी अजमेर में और एक थी जालोर में। संस्कृत की जो पाठशाला थी उसका निर्माण करवाया था विग्रहराज चतुर्थ, क्या बोल सकते हो इन्हीं का नाम है, 20 सकते हो। जालोर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था परमार राजा भोज, मालवा के परमार राजा भोज। अजमेर की जो संस्कृत पाठशाला है इसको तोड़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक। जालोर की संस्कृत पाठशाला को तोड़ा था अलाउद्दीन खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को तोड़कर जो नया रूप दिया वो था 2.5 दिन का झोंपड़ा। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे तोड़कर नया रूप दिया तोप, या इसे बोल सकते हो अलाई मस्जिद। ये दोनों बातें थोड़ी नोट कर सकते हो आप एक साथ। संस्कृत पाठशाला जालोर मालवा के परमा राजा भोज, और इसी पाठशाला को बोलते हैं सरस्वती कंठाभरण। मालवा के परमा राजा भोज की इस नाम की एक रचना भी चलती है। ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर में मुख्य द्वार है, संख्या पूछी गई है, 3 द्वार है। जाम द्वार, बुलंद द्वार और
शाहजहांशाही द्वार, कुल संख्या हो जाएगी 3। ख्वाजा साहब की दरगाह का प्राचीन द्वार है, जो सबसे पहले बना वो है बुलंद दरवाजा, और इसी बुलंद दरवाजे के पास 2 देग है और यहाँ भोजन बनता है, आवाज बुलंद रहती है भोजन के बाद। 1955 में वन्यजीव अभ्यारण्य जो क्विल, कैस्ट्रेड, सर्पिंट, रेड सैंड गाउज, वुड पैकर आदि पक्षियों के लिए, नाम भी इस प्रकार के हैं, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये याद रखिएगा, 1955 सन के हिसाब से भी थोड़ा आप याद कर सकते हो, वो है सरिस्का का टाइगर रिजर्व। और ये जो टाइगर रिजर्व है ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। विशेष बात का ध्यान रखें, टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि उसमें इस टाइप के भी ऑप्शन आए थे, लेपर्ड का ऑप्शन था, एशियाई शेर का भी था, तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए ये प्रसिद्ध है, सरिस्का टाइगर रिजर्व। भानगढ़, भूतों का भानगढ़, भानगढ़ का जो किला है, भानगढ़ अलवर को कछवा राजा ने अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था, ये थे माधव सिंह। बोर्ड ने 2 बार पूछा, इसको विशेष ध्यान रखें, भानगढ़ के जो निर्माता है वो कछवा राजा है माधव सिंह। भूतों का भानगढ़ नाम से, ये एक तो यहाँ से सवाल बनता, भूतों का भानगढ़ कहाँ है, अलवर। भूतों के भानगढ़ के नाम से प्रसिद्ध दुर्ग के परिसर में प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से? गिरिराज महादेव मंदिर, कालिका भवानी मंदिर, सोमेश्वर महादेव मंदिर, गोयना महादेव मंदिर, गणेश जी मंदिर। इस मंदिर परिसर में एक तो सोमेश्वर महादेव नाम से मंदिर है और एक है गणेश जी मंदिर। 3 और 5, सोमेश्वर महादेव मंदिर और गणेश मंदिर। छतरी जिसके आंतरिक भाग में भगवान श्री कृष्ण, रामचंद्र, लक्ष्मी जी और सीता माता के चित्र बने हुए हैं। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। रानी जी की छतरी, मूसी महारानी, महाराणा प्रताप की छतरी, ब्राह्मण देवता की छतरी। तो याद रखिए, ये जो छतरी के आंतरिक भाग में भगवान श्री कृष्ण, रामचंद्र जी, लक्ष्मी जी और सीता जी के चित्र बने हैं, ये मूसी महारानी की छतरी है और ये अलवर में है। मूसी महारानी की छतरी अलवर, 80 खंभों की छतरी है। इस छतरी का जो निर्माण है विनय सिंह ने करवाया था, और ये जो मूसी महारानी थी ये बख्तावर सिंह की। बख्तावर सिंह की महारानी मूसी की जो छतरी का निर्माण है वो विनय सिंह द्वारा करवाया जाता है, और 80 खंभों की छतरी। या तो पूछेंगे 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है, अलवर में, या 80 खंभों के नाम से प्रसिद्ध मूसी महारानी की छतरी कहाँ है, तो याद रखिएगा अलवर। अरावली पहाड़ियों से गिरी सागर झील के जिले में है। सागर झील किस जिले में? झीलें तो बहुत सारी पड़ी होगी, लेकिन आरबीएससी बुक में ये इस प्रकार के भी कुछ पॉइंट दे रखे हैं। तो सागर झील है अलवर में, सागर झील अलवर। राजा भर्तरी मंदिर अलवर का निर्माण वर्ष 1924 में किसने करवाया था? गौर से देख लो, स्वरूप सिंह, शिवदान सिंह, अभय सिंह, जय सिंह। राजा भर्तरी की जय बोलनी है, राजा भर्तरी की जय हो, जय सिंह। माही बांध, माही बजाज, माही बांध जो संभाग का सबसे बड़ा बांध है, कितने गेट है इसमें? इसमें टोटली 16 गेट है। माही बांध बांसवाड़ा। त्रिपुरा सुंदरी या तरताई माता, तुरताई कह सकते हो, तुरताई माता। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस गांव में स्थित है जहां 18 भुजाओं वाली काले पत्थर की प्रतिमा है? तुरताई माता या त्रिपुरा सुंदरी माता का जो मंदिर है वो उमराई गांव पड़ता है तलवाड़ा में, और तलवाड़ा जो स्थान है ये पड़ता है बांसवाड़ा। उमराई गांव, तलवाड़ा, बांसवाड़ा। धार्मिक स्थल जहां सम्राट कनिष्क के समय का शिवलिंग स्थापित है। गौर से देखो इस प्रश्न को। धार्मिक स्थल जहां सम्राट कनिष्क के समय का शिवलिंग स्थापित है,
शिवलिंग की जो जानकारी मिलती है। बरतरी अलवर, चाचा कोटा बांसवाड़ा, तलवाड़ा बांसवाड़ा, सीताबाड़ी प्रताप। सीताबाड़ी वैसे 12 में है, सीताबाड़ी 12 में है, सीता माता जो है वो प्रतापगढ़ में। अब इन ऑप्शन को आप देखें तो इसका उत्तर होगा तलवाड़ा बांसवाड़ा। उमराई गांव के निकट ही है, उमराई गांव के निकट तलवाड़ा। अब्दुल रसूल की दरगाह कहाँ स्थित है? अब्दुल रसूल के नाम से या इनका एक और नाम की बात करें, अब्दुल्ला पीर। अब्दुल्ला पीर की जो दरगाह है वो है बांसवाड़ा में, और इन्हें ही अब्दुल रसूल के नाम से जाना जाता है। अब्दुल्ला पीर बांसवाड़ा में, एक और नाम आता है अब्दुल्ला खां का मकबरा। अब्दुल्ला खां बांसवाड़ा, सॉरी अजमेर है, और अब्दुल पीर की जो दरगाह है वो बांसवाड़ा में। अब्दुल अब्दुल्ला पीर को ही अब्दुल रसूल के नाम से जाना जाता है, और ये उत्तर हो जाएगा आपका बांसवाड़ा। वाल्मीकि सीताजी लक्ष्मण एवं सूर्य कुंड स्थित है, जहां लव कुश की जन्म स्थली मानी जाती है। इस विशेष ये है कि वाल्मीकि का लक्ष्मण एवं सूर्य कुंड कहाँ स्थित है, और ये है आपके सीताबाड़ी, बाड़ी 12, बाड़ी 12। सीताबाड़ी मंदिर किसको समर्पित है? इस टाइप के प्रश्न गौर से देखें, आप पढ़े होंगे बहुत सारे, लेकिन उन चीजों को गौर से नहीं पढ़ा होगा। 10-12वीं किताब को पढ़ा होगा, लेकिन इस टाइप की लाइनें नजर में नहीं आई होगी शायद आपके। सीताबाड़ी मंदिर समर्पित है, और ये सवाल लॉजिक से भी नहीं होते। राम लक्ष्मण, श्री राम हनुमान जी, राधा कृष्ण, सीता लक्ष्मण। सीताबाड़ी का जो मंदिर है 12 में, वो सीता लक्ष्मण को समर्पित है। विशेष याद रखिएगा, नोट करें आप इसको, सीता लक्ष्मण। किराड़ू मंदिर किसको समर्पित है? किराड़ू मंदिर बाड़मेर। या कुल 5 मंदिर हैं, इसमें जो प्रसिद्ध मंदिर है, प्रसिद्ध शिव मंदिर, और वो सोमेश्वर के नाम से है। सोमेश्वर शिव मंदिर किराड़ू में है। कुल 5 मंदिर है, और वैसे कहें प्रसिद्ध मंदिर की दृष्टि से तो किराड़ू के मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। और इन किराड़ू के मंदिर परिसर से एक प्रतिमा मिली है, पुस्तक हाथ में लिए हुए एक देवी की प्रतिमा मिली है। आरपीएससी ने प्रश्न पूछा था, पुस्तक हाथ में लिए हुए देवी की जो प्रतिमा है वो कहां से प्राप्त हुई है? किराड़ू से। राजस्थान का खजुराहो बोल सकते हो। किराड़ू मंदिरों की संख्या कितनी है, जिसमें सोमेश्वर मंदिर प्रमुख है? किराड़ू में मंदिरों की संख्या 5 है, जिसमें शिव और भगवान विष्णु के मंदिर है, और प्रसिद्ध जो मंदिर है वो सोमेश्वर शिव मंदिर है। श्री नाकोड़ा जी जैन मंदिर समर्पित है। नाकोड़ा जो मंदिर है मेवानगर, बालोतरा, यहाँ का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो पार्श्वनाथ जी है। देश में तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी का मंदिर है, और पार्श्वनाथ जी की जो जयंती है वो पोष कृष्ण दशमी को मनाई जाती है, यानी कि पोष में यहाँ मेला भरता है। केवलादेव गानापक राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? ये किया गया था 1985 में। अब थोड़ी सी यहाँ डिटेल से हम बात करें, राजस्थान के ऐसे कितने स्थल हैं जो विश्व धरोहर सूची, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो वो स्थल होंगे आपके 9 स्थल ऐसे हैं जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है। मूर्त सूची में 2 प्रकार की सूचियां हैं। तो पहला है 1985 केवलादेव, भरतपुर,
2010 में जंतर मंतर को शामिल किया गया था, वेधशाला को, जयपुर। 2013 में 6 पहाड़ी दुर्गों को शामिल किया गया था। 2019 में जयपुर शहर, जयपुर शहर का जो प्रकोटा है उस प्रकोटे को शामिल किया गया था। 6 ये हो गए, 6, 7, 8 और 9 स्थल है जिनको विश्व धरोहर मूर्त सूची उसमें शामिल किया गया। इसके अलावा विश्व धरोहर की अमूर्त सूची में तालबेलिया नृत्य को भी शामिल किया गया है। लोहागढ़ दुर्ग पर कब्जा करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? पहले तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि लोहागढ़ जो दुर्ग है इस पर 1805 में अंग्रेज लॉर्ड लेक ने आक्रमण किया था 1805 में। मराठा सरदार यशवंतराव होलकर का पीछा करते हुए आया था, यशवंतराव होलकर। और इस समय भरतपुर के राजा थे रणजीत सिंह। यहां से भी प्रश्न बनता है कि भरतपुर के राजा जिन्होंने अंग्रेज विरोधी मराठा सरदार को शरण दी थी वो था यशवंतराव होलकर। इसका पीछा करते हुए अंग्रेज सेनापति सेना लेके आया था लॉर्ड लेक। इसने 5 बार इस दुर्ग को जीतने का असफल प्रयास किया था, सफलता नहीं मिली थी। फिर इस दुर्ग पर अधिकार करने वाला जो अंग्रेज अधिकारी था वो था लॉर्ड कंबरमेयर, लॉर्ड कंबरमेयर। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर स्थित स्मारक है। पहला है किशोरी महल, कोठी खास, मोती महल, फतेह बुर्ज। इसके अलावा एक दादी माँ का भी महल है। तो इसमें चारों उत्तर हो जाएंगे, किशोरी महल, कोठी खास, मोती महल, फतेह बुर्ज। भरतपुर का मंदिर जिसमें निर्माण के समय राज्य के सभी कर्मचारियों और समृद्ध लोगों ने 1 माह का वेतन दिया था, भरतपुर का कौन सा मंदिर जिसके निर्माण में 1 माह का वेतन दिया गया और वो ऐसा मंदिर जिसके निर्माण में 90 वर्षों का समय लगा था? वो मंदिर है गंगा मंदिर भरतपुर, गंगा मंदिर भरतपुर, जिसका निर्माण शुरू करवाया था बलवंत सिंह ने। निर्माण पूर्ण होता है ब्रजेंद्र सिंह के समय। ये इस टाइप से सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है। 90 वर्ष निर्माण में लगे थे, वो मंदिर है गंगा मंदिर। गंगा सप्तमी एवं गंगा दशहरा मेला, गंगा दशहरा जो मेला है वो कामा, कामा भरतपुर। पुराने जिलों के अनुसार बात करें कामा भरतपुर। बालनौत राजपूतों द्वारा निर्मित प्रमुख दुर्ग कौन सा था? बालनौत राजपूतों द्वारा जो निर्मित प्रमुख दुर्ग था वो था आपका मांडलगढ़ भीलवाड़ा। हालांकि आरबीएससी बुक्स ने नवीन संस्करण में इस पॉइंट को हटा दिया गया है, नहीं मिलेगा आपको। मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा। प्रसिद्ध स्थल त्रिमूर्ति स्मारक, त्रिमूर्ति स्मारक एवं पिवणिया तालाब। त्रिमूर्ति स्मारक केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह जो भाई थे वो है जोरावर सिंह बारट, और केसरी सिंह जी के जो पुत्र है वो है प्रताप सिंह बारट। तीनों की जो स्मारक है त्रिमूर्ति के नाम से प्रसिद्ध है और यह है शाहपुरा भीलवाड़ा। इन प्रश्नों को या जो पीडीएफ डाल रखी है टेलीग्राम से, बीएमआर नाम से जो टेलीग्राम, उसमें जो पीडीएफ डाल रखी है उस पीडीएफ को प्रिंट निकाल के 2 दिन का ही काम है, यदि पढ़ लेते हो तो आपको एक भी प्रश्न बाहर से नहीं मिलेगा, विश्वास के साथ कह सकता हूँ। कुंड एवं बावड़ियों का प्रसिद्ध शहर कौन सा है? ऐसा कोई नया प्रश्न आ जाए, बावड़ी का पूछा जाए, उत्तर नहीं आ रहा हो और उसमें बूंदी ऑप्शन हो और करने की हार्दिक इच्छा भी हो, ये सारी स्थितियां बने तो आप बूंदी कर सकते हो। कुंड और बावड़ियों का शहर बूंदी है। बूंदी महाराव
अनिरुद्ध सिंह ने चौरसी खंभों छतरी का निर्माण करवाया था। इस प्रश्न में कुछ टाइप मिस्टेक है, अलग से देखेंगे इसको। बंद बरेठा बांध भरतपुर का निर्माण करवाया था। बंद बरेठा बांध भरतपुर, हालांकि इसमें इतिहास कला के ले रखे हैं बुक्स में, कुछ और बीच में प्रश्न आ रहे थे तो उनको शामिल कर लिया गया है। बंद बरेठा बांध भरतपुर का जो निर्माण है वो जसवंत सिंह ने प्रारंभ करवाया था और राम सिंह के समय ये पूर्ण होता है। जसवंत सिंह है और राम सिंह। बंद बरेठा जो बांध है वो भरतपुर में। भरतपुर का वह प्रसिद्ध मंदिर जिसका निर्माण राजपूत, मुगल एवं द्रविड़ शैली में महाराजा बलवंत सिंह ने 1845 में शुरू करवाया था, जो 90 वर्षों तक चला था इसका निर्माण कार्य, वो मंदिर है गंगा मंदिर। निर्माण शुरू करवाया था बलवंत सिंह ने और ये निर्माण कार्य बरजेंद्र सिंह के समय पूर्ण होता है। श्री नाकोड़ा जी मंदिर पर 13वीं सदी में हमला किसने किया था? श्री नाकोड़ा जी मंदिर मेवानगर बालोतरा में जागती जोत एवं हाथ का हजूर के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर पर 13वीं सदी में जो आक्रमण किया, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, आलम शाह, ये चारों ऑप्शन है, गौर से आप देख सकते हो। 13वीं सदी में इस मंदिर पर जो आक्रमण किया वो है आलम शाह। जोगीदास गांव जैसलमेर की राजकुमारी रानी भटियाणी वासा के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर कहाँ बना हुआ है? रानी भटियाणी का जो मंदिर है, रानी भटियाणी मंदिर ये जसोल में है, जसोल बालोतरा। वासा के नाम से प्रसिद्ध रानी भटियाणी जी का जो मंदिर है वो जसोल बालोतरा में बना हुआ है। कोसवर्धन दुर्ग परवन नदी के किनारे है, किस जिले में है? कोसवर्धन के नाम से जो दुर्ग है वो दुर्ग है शेरगढ़ का। कोस में जब वर्दी हो जाएगी, कोस खजाना बहुत ज्यादा हो जाएगा तब बाहर आएगा। 12 जिले में है ये। और शेरगढ़ नाम के राजस्थान में 2 दुर्ग है, एक बारां में है और एक धौलपुर में। तारागढ़ नाम के भी 2 दुर्ग हैं, एक बूंदी में है और एक अजमेर में। रामगढ़ बारा का भंडदेवरा मंदिर किसको समर्पित है? जिसे मिनी खजुराहो के नाम से जाना जाता है। इसको विशेष रूप से देखें कि राजस्थान का कौन सा मंदिर है जिसे मिनी खजुराहो के नाम से जाना जाता है, वो है भंडदेवरा का शिव मंदिर और ये मंदिर है भगवान शिव को समर्पित है। भंडदेवरा मंदिर किस सदी के हैं? ये जो मंदिर है ये 10वीं सदी की निर्माण कार्य है, भगवान शिव को समर्पित है ये। त्रिपुरा सुंदरी तरतई तुरतई कह सकते हो या तरतई माता मंदिर का जो मेला है वो वर्ष में कितनी बार भरता है? तो याद रखिएगा वर्ष में 2 बार, नवरात्र के समय। महीने हो जाएंगे नवरात्रि की बात करें, एक होगा चैत्र और एक हो जाएगा आश्विन। चैत्र शुक्ल एकम से नवमी और आश्विन शुक्ल एकम से नवमी, यानी वर्ष में 2 बार मेला भरता है। ये तुरतई माता पांचाल समुदाय की कुल देवी है, पांचाल। राजस्थान में जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थल जहां की घटना वर्ष 1913 की है। 1913 17 नवंबर 1913 की जो घटना है वो है मानगढ़ धाम। 3 ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें जलियांवाला बाग हत्याकांड से तुलना की जा सकती है। पहला है मानगढ़ 1913। दूसरी घटना है, सारे ऑप्शन वैसे साथ में नहीं आते, विमोचना जो 1925 की है। तीसरी घटना है सुवाना गांव की। सुवाना गांव भीलवाड़ा में है, आज़ादी के दौर की घटना है ये। इसे जयप्रकाश नारायण ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से तुलना करते हुए नाम दिया था। ये तो 3 घटनाएं जिनकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की जा सकती है, लेकिन तीनों ऑप्शन साथ में नहीं रहेंगे। मानगढ़ धाम शहीद मेले का जो आयोजन होता है वो किस वर्ष होता है? मानगढ़ की जो घटना है वो 17 नवंबर 1913 की है। नवंबर के समय की बात करें तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा को ये मेला भरता है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा। बरतरी मेला अलवर, सरिस्का अलवर। और बरतरी मंदिर का जो निर्माण है वो जय सिंह ने करवाया था। इसी कड़ी में हमने आगे प्रश्न को देखा था। बरतरी जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल
एक दिन बनता, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। सिलीसेट झील अलवर का निर्माण 1845 में किसके द्वारा करवाया गया था? सिलीसेट झील का पूछा जाए या मूसी महारानी जो 80 खंभों की छत है, इन दोनों का निर्माण महाराजा विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था। सिलीसेट झील का निर्माण विनय सिंह। सुनहरे द्वीपों का शहर या तो टापू कह सकते हो, वो है बांसवाड़ा। एक प्रसिद्ध ऑप्शन भी पीछे आया था, चाचा कोटा पर्यटक स्थल। चाचा कोटा पर्यटक स्थल जो है ये बांसवाड़ा में है, ध्यान रखिएगा। मूसी महारानी की छतरी अलवर में है। मूसी महाराजा बख्तावर सिंह की रानी थी, रानी बख्तावर सिंह की थी, लेकिन जो निर्माण है वो विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था। 80 खंभों की छतरी है। मूसी महारानी की छतरी का निर्माण विनय सिंह ने, रानी थी बख्तावर सिंह की। 80 खंभों की ये छतरी है। सफेद संगमरमर से भारतीय एवं इस्लामिक शैली, यहाँ भी एक प्रश्न गौर से देखें। भारतीय एवं इस्लामिक शैली में निर्मित मूसी महारानी की छतरी कितने स्तंभ है, यानी कितने खंभे हैं? 80 खंभे आपको ध्यान में है। और इसमें दो ऑप्शन, दो ऑप्शन सीधे कट गए। 80 खंभे इसमें भी है, 80 खंभे इसमें भी है। पब्लिक करके दे रखा है 12 विशाल स्तंभ और 27 अन्य स्तंभ, 5 विशाल स्तंभ और 25 अन्य स्तंभ। तो गौर से देखें, इस टाइप के भी प्रश्न बनते हैं। 80 खंभे हैं, इसके अलावा 12 विशाल स्तंभ और 27 अन्य स्तंभ। हालांकि ये जो पीडीएफ थी क्लास 6 से 10 तक की, निःशुल्क टेलीग्राम में अपलोड कर दी गई थी काफी समय पहले। बहुत सारे लोगों ने अच्छे तरीके से भी पढ़ा होगा, लेकिन कई विद्वानों ने क्या है कि बिना मेहनत के इस पीडीएफ को सीधा एडिट करके काट छांट करके अपने नाम डाल के खुद का बताना शुरू कर दिया, तो फिर इसको यूट्यूब पर भी डालना पड़ा। और वैसे ये किताब जो है गुरु चेला पब्लिकेशन के नाम से भी चलती है और आपकी सुविधा के लिए इसको निःशुल्क उपलब्ध करवा दिया गया था। 80 खंभे या कह सकते हो 12 विशाल स्तंभ एवं 27 अन्य स्तंभ।